जितना देखा आपकी ऑडियंस काफी मतलब रिलीजियस ऑडियंस है ज्यादातर। जनरल डिस्पोजिशन पाकिस्तान में लोगों की रिलीजियस है। कुरान का इल्म आम हो सकता है, कुरान का फहम आम नहीं हो सकता। ये डॉक्टर इस्रार अहमद और मौलाना इसहाक फैसलाबादी एलिमेंट अभी भी है। बेसिकली जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये पब्लिक स्क्वायर के मुतराद जी। है। और पब्लिक स्क्वायर जो है वो प्राइवेटाइज हो गया 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे पूरा फ्लड हो गया। उसका नाम है रायन डॉसन, साउथ कोरिया में रहता है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। इज द फर्स्ट पर्सन यूट्यूब से बैन हुआ है। ये बैनिंग्स तो 10-12 साल से चलती है। कॉन्स्पिरेसी नहीं लग रही है तो है ना। theory। The world is a big conspiracy. What are you talking about? उसने 3 एड्रेस किए हैं कांग्रेस के, इसने 4 कर दिए। 75 स्टैंडिंग ओवेशंस दिए उसको। वो कौन से कोई वो कुरान हदीस सुना रहा था जो 75 बार खड़े होकर तालियां पीटी बड़ी कांग्रेस में। जेफरी एप्स्टीन कंस्पिरेसी थी। हर बंदा उस बंदे के आइलैंड पे गया हुआ यार। हर एक्टर, हर साइंटिस्ट, हर पॉलिटिशियन, लिटरल क्वीन एलिजाबेथ का बेटा प्रिंस एंड्रू, यानी रॉयल फैमिली से लेकर पॉलिटिशियन से जर्नल, और क्या चाहिए। यूनाइट कैसे करेंगे? ये तो सारी इल्मी शहबत की बात होगी। आपने आसान अल्फाजों में बताना है। आई थिंक अगर देवबंदियों की बरेलियों की पाकिस्तान में रिकंसिलिएशन हो जाए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, उम्मत का बहुत बड़ा बहुत भला होगा इस उम्मत के लिए। हाँ, हमने सही किया। नाज़रीन, आज मेरे साथ नोमैड्स पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट रज़ा मुख्तार उर्फ अच्छा, ये इंट्रो आप करवा रहे हैं? whatever you want। बस ठीक है, ये चल गया, शुरू हो गया, समझिए। और पॉडकास्ट शुरू हो गया। वेलकम टू द पॉडकास्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह भाई, ऑल द वे फ्रॉम योन पॉडकास्ट। डायरेक्टली योन पॉडकास्ट से आ रहा हूँ। ये कैसा लग रहा है कि वो नहीं है इतना बड़ा माइक आपके? मुझे हेडफोन्स बहुत पसंद है। हेडफोन पे द वन थिंग दैट जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ सेटअप में, फीडबैक जो होता है ऑडियो का, I like it very much। अच्छा। Even जब मैं when I was younger मुझे हेडफोन्स अच्छे लगते हैं। यानी कोई भी गाना है, कुछ तरह की चीज़, तलावत, कुछ भी सुन रहे हो ना, फीडबैक उसका बहुत मज़े का होता है। I really like it। तो ज़्यादा एंगेजिंग लगता है आपको? फील आता है? I really do। मैं बहुत इमर्सिवली, I think मैं थोड़ा डोरा भी हूँ। मुझे हर चीज़ ऊंची सुनना, जितना इमर्सिव होगा स्पीकर क्वालिटी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। ऑल्दो उसकी मैं टेक्निकलिटीज को इतना अच्छा नहीं जानता। हैदर ज़्यादा साउंड डिज़ाइन वगैरह हैदर भाई होते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन मैंने सारी वो हैदर भाई कर रहे होते हैं अभी? हैदर भाई और सलमान भाई होते हैं। पहले हम इस काम को, हैदर तो बिल्कुल नए इस काम में आए थे। वैसे तो उनका म्यूज़िक में बैकग्राउंड था थोड़ा बहुत, लेकिन इस काम में अपने शौक से हम सारे आए थे। लेकिन सलमान का बैकग्राउंड था प्राइमरली, जो हमारा रियल एस्टेट वाला काम था उसके लिए सलमान, शुक्रिया सलमान को नहीं, मैं नहीं थोड़ा पीता हूँ, फिलहाल नहीं पीनी, खाने के बाद पियेंगे। पावरफुल है। अच्छा। नेक्स्ट कॉल पावरफुल डूड। कैमरे स्टॉर्ड है। हाँ हाँ, ठीक इजी है। प्रोडक्शन की बात है। हाँ, ये प्रोडक्शन हम करते थे अपने रियल एस्टेट के काम के लिए ज़्यादा। इनफैक्ट हमारी मेजॉरिटी इक्विपमेंट उस काम के लिए ही मौजूद थी। वही डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, सारी प्रोडक्ट्स ही करना, एड कैंपेन्स बनाना। तो इन दैट थोड़ी बहुत आई वुड से कि वो वायरलिटी वाला एलिमेंट समझ आ गया हुआ था कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, साउंड कैसी होनी चाहिए, लुक एंड फील कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग। बट अगेन हिट एंड ट्रायल से कुछ, फिर जब 1-2 महीने एक्सपेरिमेंट किया। नहीं, मैंने कंटेंट तो आपका देखते रहते हैं, वैसे मैंने विजिट भी किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की भी आपने इस हवाले से। मतलब आपने ऐसे नहीं कि चलो रैंडमली यार, पूरे तरीके से कि यार करना है तो पर अच्छा आ गए आप। तो स्टार्ट से अगर शुरू करें तो आपको कैसे रैंडमली शुरू हुआ ये ऑन पॉडकास्ट? देयर इज अ सीक्रेट पॉडकास्ट जिससे पहले हुई थी, उसका नाम था कंट्रोल ऑल्ट पाकिस्तान। अच्छा। द जोक वाज डिलीट मारो सारे को। बड़ी नाइलिस्टिक किस्म की पॉडकास्ट थी और वो कोविड के लॉकडाउन के टाइम शुरू हुई थी। 4 दोस्त थे, बस शुगल में। जो मिडी कंट्रोलर है हमारा, बाय द वे, वो उस टाइम पे हमने खरीदा था दोस्तों ने, काफ़ी चीप था एट दैट टाइम। तो हमने कहा पॉडकास्ट करते हैं, मज़ा आएगा, गपशप करते हैं। वेले थे, 1.5-2 महीने दफ्तर भी बंद था, तो हमने स्टार्ट की। और उस टाइम पे ऑनेस्टली एक इतना को सनसनी भी जो फैली हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा, अब आने वाला कल कैसा होगा, यानी पूरी ह्यूमैनिटी चेंज कर जाएगी हमेशा। ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट क्लियर डे 1 से कि वो स्कैम है सारा, बट लाइक
एटलीस्ट इफेक्टिवली आपकी जो रेगुलर हमारी जो बिजनेस डे टू डे रनिंग थी वो उस तरह से नहीं चली थी। तो पॉडकास्ट शुरू की थी वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, प्राइवेट कर दी सब जगह? या आई थिंक वीडियो सारी हमने रिमूव कर दी हुई है। थोड़ा बहुत कंटेंट उसका हैदर या किसी के पास होगा कहीं ना कहीं, बट उसमें और भी साथी थे कुछ। वो जो आपकी अक्सर चलती होती है एक दैट्स एक्चुअली वो उसी एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट थी, उसकी ऑडियो की कंपाइलेशन है और उसको वो लूप करके गाना बनाया हुआ है इधर ने। वो एक्चुअल डायलॉग्स नहीं, वो काट के ना जोड़ा हुआ है फेक तरीके से। अच्छा, इट्स वियर्ड। अच्छा, वो बड़ा बीट पे है, वो बड़ा बड़ी वाइब है उसकी। म्यूजिक बनाता है एक्चुअली। अच्छा, शौक से, उसका शौक है। अच्छा, कीबोर्ड्स प्राइमरली, जो पियानो वगैरह होता है, तो स्कूल के ज़माने में भी, स्कूल की म्यूजिकल नाइट वगैरह में भी इधर का काफ़ी बैकग्राउंड है। सही है इंस्ट्रूमेंट्स में। अच्छा, रैंडमली शुरू हो गया, पर मैंने जितना देखा आपकी ऑडियंस काफ़ी मतलब रिलीजियस ऑडियंस है ज़्यादातर। तो ये रिलीजियस है मेनली। डू यू यूज यूट्यूब? हाँ जी, यूट्यूब। या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा। तो ये इंटेंशनली था कि इस रिलीजियस मीडिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड बड़ा उसका स्केल है। जो हम बातें असल में करते हैं वही करते हैं। There's no intention with particular. I think वो बातें resonate. They're not, जो हम बातें करते हैं मे बी आर नॉट रिलीजियस इन नेचर पर से, बट वो रिलीजियस लोगों के साथ, जनरल लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं। आई थिंक ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक जनरल डिस्पोजिशन पाकिस्तान में लोगों की रिलीजियस है, और जो हम बातें करते हैं दे अपील टू दोज जनरल पीपल। जी। और चूंकि वो मजहबी हैं बाय नेचर, तो वो बातें वैसे हम रिलीजियस हैं, नहीं इसमें कुछ बातें नहीं है। वो तो ठीक है, पर वो एक बूम भी आता है ना कि आप थोड़ा सा रिलीजियस, वो और तरह का रिलीजियस कंटेंट, वो इस टाइप का होता है जरा कि अगर बेटा बाप को मार दे तो विरासत में उसका हक होगा। इस तरह की वो और रिलीजियस कंटेंट है। ये रमजान शो में रिलीजियस कंटेंट है, वो नहीं। अच्छा, वो नहीं, वो शौक ही नहीं खुद को। आई थिंक आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आपको खुद नहीं पसंद। इस तरह का कंटेंट हम खुद कंज्यूम करते थे, हमने वही रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की अपनी देख लो और क्वालिटी के साथ। अच्छा, रिलीजियस कंटेंट में अब मौजूदा सिचुएशन में बहुत सारे स्पीकर्स हैं, जैसे साहिल भाई हैं, इंजीनियर साहब हैं, कैसर भाई। आपको भी बड़े कमेंट्स आते हैं नीचे, मैंने देखे हैं कि साहिल भाई को बुलाओ पॉडकास्ट के लिए। आपको लगता नहीं ज़्यादातर ऑडियंस उनकी है और वो चाहते हैं यार ऑडियंस सांझी होती है। आई थिंक देयर इज अ बिग कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। हमारे जो मजहबी वाइज़ीन है, जदीद उलमा है, इनके साथ, एंड इफ देयर ऑडियंस कम्स एंड गोज, फिट है। इमरान खान की एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, पीडीएम की एक नैरेटिव की एक पर्टिकुलर ऑडियंस है। आई गेम नहीं कर रहे हैं हम इसको कि यार अब इनको थोड़ा खुश करें, इनको थोड़ा सा नाराज करें। पर अमूमी तौर पे मान भाई लेफ्ट की ऑडियंस आपको लगता नहीं थोड़ी सी कम, या हमारा रवैया ही ज्यादा लेफ्ट की ऑडियंस बड़ी है ज़्यादा, इफ दे टैप इनटू इट। लोकल ऑडियंसेस, एक तो ये प्लेटफॉर्म्स ना, इनको लोकल लेंस देखना चाहिए। हम असली में वो केबल वाले लेंस एनालिसिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है। अगर आप सही मीडियम में बात कर रहे हो, सही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, सो फॉर एग्जांपल अगर मुजम्मिल शाह को देखें, वो लेफ्ट पे नहीं, वो लिबरल कहूँगा उनको, सेंटर लेफ्ट मे बी सोशल प्रैक्टिसेस के एतबार से, बट लाइक ओवरऑल शायद वो राइट पे होंगे। ट्रूली लेफ्ट तो मेरे ख्याल से तैमूर साहब है। तैमूर वो लेफ्टिस्ट, वो तो बकायदा सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट है ना, वो तो बकायदा है। इवन शहजाद एक बकायदा एक लेफ्ट क्लीनिंग है वो तो। बट इवन उनको देखेंगे, मुजम्मिल को अगर आप देखेंगे, उनकी प्राइमरीली ऑडियंस इंडिया के अंदर है। कमेंट से अबंडेंटली क्लियर है वो बात। वीक साइजेबल पोर्शन ऑडियंस इंडिया के अंदर है। सो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज आर नॉट लोकल प्लेटफॉर्म्स। उर्दू/हिंदी बिलियन के करीब लोग बोलते हैं। सो आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोकल नहीं है, वो ग्लोबल है इन अ सेंस। और अगर आप अंग्रेजी में बना लेंगे तो, और अगर उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे उसको आप, यानी उसकी कोई इथॉस होगी जो अट्रैक्ट करेगी सर्टेन ऑडियंस को करे। आई डोंट थिंक ऑडियंसेस को माइंड में रख के कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, आई थिंक फिट चीज़ बनानी चाहिए जो आपको एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे, बात सुनने में मज़े की हो, आपका दिल हो उसके अंदर। जब भी आप ऑडियंस प्लीजिंग करते हो, और ये मतलब ऐसे नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं है, आप कर सकते हो, बट कभी ना कभी आप उस पिटफॉल में गिरते ज़रूर हो। जब आप गिरते हो तो आप इंजॉय नहीं करते उस प्रोडक्शन को। जब भी आपने खुद अपने एक्सपीरियंस किया, आपका भी काफ़ी एक्सटेंसिव मीडिया बैकग्राउंड है माशाल्लाह, बट जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं उसमें आपका दिल नहीं होता, तो आप ना सिर्फ उसको इंजॉय भी नहीं करते, बेबरकती भी होती थोड़ी सी।
अच्छा, रिलीजियस मीडिया पे बात हुई तो जो साहिल भाई का एक नैरेटिव है, जैसे फ्रेम का पूरा आ रहा है, चेक कर लें। साहिल भाई का भी एक नैरेटिव है, कैसर भाई का भी। ऑन अ कैमरा तो मैं भी शायद थोड़ी सी आपको कर्टेसी हो जाए या बायसनेस हो जाए, और ऑफ कैमरा हम बताएं थोड़ा सा, क्या क्या लगता है आपको? सारे फ्रॉड नहीं नहीं माशाल्लाह नहीं। फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैं अली भाई को मिला हूँ एक बार, अच्छा, साहिल भाई को मिला हूँ 3-4 बार, ठीक। कैसर को 3-4 बार, और ये इत्तेफाक है क्योंकि अली भाई का जरा प्रोसेस मुश्किल होता है, आपको वहाँ जाना पड़ता है हाँ, जेल, वरना उनको भी अब तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करके अब आइंदा उनको लास्ट ज़्यादा टाइम जो भी। पॉडकास्ट हुआ था उसमें तो नहीं थे आप? अली भाई साहब हाँ, नहीं, मैं वो एक ही पॉडकास्ट हमारा, मैंने उस टाइम पे नहीं जा पाया था अनफॉर्चुनेटली, मेरी तबीयत रिसेंटली खराब। आपने कर लिया? नहीं अभी रिकॉर्ड नहीं, अली भाई का टाइम का शेड्यूल इशू है, तो टाइम मिलेगा इंशाल्लाह जरूर जाएंगे अली भाई के पास। प्राइवेटली भी लोग वैसे ही हैं, यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। कुछ लोग हैं जनरल मीडिया स्पेस के अंदर जहां मैंने फील किया था कि यार ये बंदा कैमरे में बिल्कुल और चीज़ था और असल में कुछ और चीज़ था, और कभी कभी इवन हार्मलेस सेंस में बात ट्रू थी कि बस कैमरे पे लोग लेस कॉन्फिडेंट होते हैं। समटाइम्स आई वुड इंटरेक्ट विद पीपल जो बहुत कॉन्फिडेंट थे ऑफ कैमरा अबाउट थोड़े ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ के बारे में, बट इमीडिएटली कैमरा के ऊपर हाँ देखूंगा, यू नो लाइक आई शाइन शुरू कर देते थे। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन जो वो आप जो चीज़ पूछना चाह रहे हैं ना कि वो एक्चुअली वो बिलीव करते हैं लोग इन चीज़ों हाँ को, एंड डू यू एक्चुअली जी। बिलीव? I don't believe anything honestly. Like ये लोग आते हैं, I don't believe anyone at face value. But I think for the sake of a good conversation, आपको थोड़ा अपने disbelief को suspend करना होता है, and you have to allow the other. अगर आप एक confrontational conversation करेंगे ना तो वो fun नहीं होती. It does not make for any good. आप उनको pushback जरूर करें, उनके साथ debate थोड़ी सी जरूर engage करें और counter argument जरूर दें, counter point जरूर present करें. लेकिन if you अगर आप उनके साथ gotcha moment करने की कोशिश करें, उनको किसी वर्ड ट्रैप में फंसाने, वो इट्स मीन स्पिरिटेड, एंड मेरी नेचर इस तरह की नहीं है। आई एम नॉट मीन स्पिरिटेड। इनफैक्ट अगर डिसइंजेन्युअसली आर्ग्यू करना मुझे फिजिकली अनकंफर्टेबल कर देता है, और मेरी मतलब मैं वायलेंट हो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे बचपन से इफ समबडी अगर मुझे लगे कि डिसइंजेन्युअसली किसी चीज़ को पुश कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, मुझे गुस्सा आया था। तो वो आपको भी नहीं फील करना चाहिए एज अ होस्ट। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, इंजीनियर साहब, आपको एक किस्म के आपके लिए वो मेरे ख्याल से क्या कह सकते हैं, दोस्त है, हाँ, भाई ऐसे। उन्होंने वीडियो भी अपलोड अभी रिसेंटली की थी ना, जिसमें आपने उनका पूरी वीडियो बना के बड़ी तरीके से सिनेमैटिकली इल्मी शहवत अभी ऑन पॉडकास्ट की। नो आई डोंट एग्री विद भाई। आई थिंक वी द रीजन, ओके, आपने किसी अच्छी बंदे की सुननी हो ना, नकल उतारता हो, जिसकी वो नकल उतार रहा होता है, दे हैव टू लाइक देम। अच्छा, आप अच्छी मिमिक्री नहीं कर सकते इफ यू डोंट लाइक द पर्सन। मैं आपको इसकी किसी मिसाल देता हूँ, शहजाद गयास की मिमिक्री बहुत बुरी होती है बाकायदा, और अच्छा। वो जो दो भाई हैं कराची में कॉमेडियन टाइप, चौधरी ब्रदर्स, यस, मैं उनका नाम स्किप करता, सॉरी, वो उनकी कॉमेडी इतनी ऑकवर्ड क्यों होती है, लाइक वो लैंड क्यों नहीं करती? बिकॉज दे डोंट लाइक द सब्जेक्ट मैटर जिसके बारे में बात कर रहे थे, बहुत हेटफुली। अगर मेरा मजाक उड़ाना है ना, तो मुझे आपके बारे में, मुझे आपसे एम्पथाइज और सिंपथाइज करना पड़ेगा, मुझे आपके किरदार कैरेक्टर को थोड़ी देर के लिए अपने आपके बूटों में दाखिल होना पड़ेगा, उसके लिए अफेक्शन पैदा करनी होती है। इफ यू डोंट लाइक समवन, आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, नफरत में मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, अटैक किया जा सकता है, बट फनी नहीं होगा, वो मीन होगा। So you have to like someone to be able to. So Ali भाई के साथ again हम उनके total उस idea से disagree करते हैं। अच्छा, Because we like him, that's why that video is funny. मतलब आपको लगता है कि भी इल्मी He's wrong, he's completely wrong. It's a complete nonsense जो वो कह रहे हैं। And Ali भाई अगर मुझे कभी मिले, इंशाल्लाह soon मैं कुछ करूँगा, मैं जाऊँ वहाँ पे संडे को, मैं उनको मुंह में बताऊंगा कि आप भी nonsense। अली भाई वही बात नहीं करे जो अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, सब ह्यूमन वाली, कि यार अभी इनको इस चीज की जरूरत नहीं है, इनको भी। He is, but that is a feeling of self defeat. मैंने ये सेंटिमेंट का इजहार किया है, एंड मैंने माजरत किया ना सबसे, मैं सेल्फ डिफीटेड हूँ। मेरी लालच है कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करूँ। आई डोंट वांट टू डील विद दिस स्टफ। मैंने एंड में क्या आपको बताया कि अभी यार मैं नहीं चाहता इसके साथ डील करना, बट यू हैव टू डील विद द कार्ड्स दैट यू हैव बीन प्लेड। आपका हदफ नहीं चेंज होगा कंडीशंस को देखते हुए।
आपका तरीकाकार चेंज कर सकता है मटेरियल और प्रैक्टिकल कंडीशंस को देते हुए, हदफ और प्रिंसिपल्स नहीं चेंज करेंगे आप। अबैंडन नहीं, अपनी पोस्ट अबैंडन नहीं कर सकते। और अली भाई जो बात कर रहे हैं मिसाल तौर जो वो करते हैं कि खेप तैयार हो गई, खेप तैयार होने वाला एक जुमला मेरा ख्याल है 75 साल से तबलीगी जमात भी कहती है, तंजीम इस्लामी भी कहती है, जमात इस्लामी भी खेप कभी नहीं तैयार होती, खेप कभी ना तैयार हुई ना होएगी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मिसाल दी जाएगी तो ये अनफेयर है। वो मिरेकुलस था सारा कुछ जो हुआ, सहाबा को अल्लाह ने ऐसे टाइम पे पैदा किया, ऐसी पर्सनैलिटीज अता की, पूरी जो आपके लिए ना सारी मटेरियल कंडीशंस को अल्लाह ने राइप किया कि नहीं बस जज़ाकल्लाह, बस बहुत हाँ ठीक है जज़ाकल्लाह बहुत। गाइस नेक्स्ट कॉलर पावरफुल, लव मी सम नेक्स्ट कॉलर। वो यूनिक मिरेकुलस सर्कमस्टांसेस थी, वो रिपीटेबल नहीं है। सो हमारे लिए वो मॉडल जो है प्रिंसिपली ट्रू है, उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स को हमने कॉपी नहीं करना, यानी इन द सेंस ऑफ के अब 13 साल मक्का के पूरे हो गए और ये सब नहीं, ये सिमिल्टेनियसली चीज़ें होती हैं। हाई लेवल कॉन्वर्सेशंस में लोगों को इंगेज करना, और अभी शुरू नहीं हुई बात है, अभी ये बहुत दुखी बात है कि अगर हम इल्मी शहवत है, लाइक देयर इज अ मच मोर सीरियस कॉन्वर्सेशन अबाउट इकोनॉमिक्स, मच मोर एकेडमिक, हम तो शोर लगा रहे होते हैं यार, और बहुत सी बातें तो आप अभी कोई सीरियस बातें शुरू नहीं हुई जी, तो लाइक दिस इज अ बैड साइन, this is a bad sign, this is a very bad sign. Again, I think it's an Ahle Hadith problem, democratization of religion वाला जो attitude होता है कि कुरान का इल्म आम हो सकता है, कुरान का फहम आम नहीं हो सकता। मतलब कुरान के इल्म से मुराद ये है कि आप भी और मैं भी कुरान पढ़ें, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, उसकी डिस्कशन करें, उस पर बहस करें, उस पर फहम आम नहीं हो सकता। फहम खवास का ही मामला होता है, यानी एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है थियोलॉजी का, फ़लसफ़े का, उसके अंदर हिस्ट्री की आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है, लिटरेचर की नॉलेज रिक्वायर्ड है, लिंग्विस्टिक मास्टरी चाहिए अरबिक ज़बान की, क्लासिकल ट्रेडिशन इस्लाम का जो है हदीस ट्रेडिशन, उसके ऊपर आपको ग्रिप चाहिए, फिर जाके आपको मुफस्सिर या कोई आलिम दीन बनेगा ना, ऐसे से। सो डेमोक्रेटाइजेशन की प्रॉब्लम, फवायद जहाँ पे, नुकसान भी है। और अहले हदीस मॉडल, सलफी मॉडल यही है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजन। वैसे एज अ रिलीजियस पर्सन आप सुनते हैं उनको? हाँ जरूर। इसके अलावा किनको सुनते हैं? कुछ उर्दू ज़बान में पहले हमारे इधर साहिल भाई कैसा कुछ सुन लेता हूँ वैसे, लेकिन जो मेरे जो है ना ज़्यादा क्लासिक्स जो मेरे लिए हैं वो हैं आपके डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना इसहाक फैसलाबादी। रेलेवेंट अभी भी वो? हाँ बिल्कुल। मौलाना डॉक्टर इसरार सीयर थे, जो उन्होंने कुछ पेश गोइयाँ और कुछ जो उन्होंने असेसमेंट्स की थी ह्यूमन कंडीशन के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, कुरान की रूह से जो उन्होंने कुछ बातें की थी पाकिस्तान से मुताल्लिक, बिल्कुल आज मिन्नुअन वैसे सच है जैसे वो तब थी 80 की दहाई में, 70 में, जब उन्होंने फरमाई थी बातें। डॉक्टर साहब के लेक्चर्स में हमेशा रमज़ान में लाजमी दोहराता हूँ, उनकी जो बयान कुरान है लाजमी दोहराता हूँ, टाइम निकाल के बाकायदा, सिलेक्टिवली भी कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। ज़रूर है वो जो टोटल कंटेंट है रमज़ान में कवर करना मुश्किल होता है, बट डॉक्टर साहब मौलाना साहब मदनी मुझे बहुत पसंद है। इवन तो मैंने लेटर डिस्कवर किया, मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हुआ था, इनफैक्ट उनकी वफ़ात के एक आधे साल पहले मैंने डिस्कवर किया था उन्हें, तो बट मैं उनको बहुत इंजॉय करता हूँ। उर्दू ज़ुबान में ये वीडियो ऑडियो की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अहमद जावेद साहब बहुत सुनता हूँ, लेकिन मैं जनरली अब मैं अवॉइड करता हूँ यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, किताब वगैरह पढ़, बुक्स ज़्यादा बुक क्लब भी आपने मुझे उसको तशकील और शक्ल देने की लालच भी ये थी कि मुझे टाइम मिल जाए किताबें पढ़ने का। जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया तो ज़्यादा फोकस उसके ऊपर हो गया, तो आई थिंक ईजी मीडियम है ऑडियो विजुअल, लेकिन आई डोंट थिंक इतना इफेक्टिव मीडियम है बात को तय तक पहुँचने के लिए, यानी किसी बात की तय तक पहुँचने के लिए यू हैव टू रीड। यूट्यूब अभी बात कर रहे हैं आप, यूट्यूब क्या इस तरह के कंटेंट के लिए, या जो भी इंजीनियर्स अभी बात करें, इसमें आप सेंसरशिप ना हो, आप खुल के बात करें, अभी आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया है, कमाल हो जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पाकिस्तान से तो जा ही रही है, पाकिस्तान में ठीक हुई नहीं, इंटरनेशनली भी खत्म हो रही है, इट्स ओवर। देखो जो मजे थे ना, आपको पता है इस तरह वो पढ़ाते हैं फिजिक्स में कि अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, कि एक बड़ा खास जोन है, उसके अंदर कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस मीट हो रही हैं तो कुदरती तौर पे ये लाइफ को सस्टेन कर सकती है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक गोल्डीलॉक्स पीरियड या जोन था 40-50 साल का, वो भी लिमिटेड फ्री स्पीच थी, कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रही, ना रह सकती किसी भी माशरे में, लेकिन एज एन आइडियलाइज्ड
प्रिंसिपल जरूर आप उसको एस्पाउस कर सकते हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो भी रिलेटिव फ्रीडम ऑफ स्पीच इंजॉय की गई है ना, वो ज़माना ख़त्म हो रहा है, चाहे वेस्ट में हो, चाहे ईस्ट में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में. इट्स नॉट गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज ICT टेक्नोलॉजी ने ना स्पीच के फॉर्म्स को चेंज कर दिया. अब बेसिकली जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये पब्लिक स्क्वायर के मुतरादिफ है. अब पब्लिक स्क्वायर जो है वो प्राइवेटाइज हो गया. सो स्पीच कैन नेवर बी द सेम अगेन. प्राइवेट स्पीच इज नॉट फ्री स्पीच. जी. It is monetized. It is एक प्रॉफिट इंसेंटिव पे चल रही है. बाय इम्प्लिकेटिवली प्रिंसिपली क्लियर है, ये बात ट्रू ही नहीं हो सकती. अगर मैं कुछ कमाई मेरी उसके साथ जुड़ गई है, अब यानी मैं क्रिएटर की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेटफॉर्म इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ. तो प्लेटफॉर्म हैज टू बी एडवर्टाइजर फ्रेंडली. इट्स अ कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ना, इट्स नॉट अ पब्लिक फंडेड पब्लिक सीट. आपने अर्ली इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया था 2000 में, 90s का? मैंने विंडोज 6 से इंटरनेट इस्तेमाल किया. अर्ली इंटरनेट में ना, मुझे याद है वेबसाइटें और ब्लॉग्स बड़े सादे होते थे लोगों के, एंड यू कुड, और सर्च इंजन बहुत सादे होते थे. जी जी. अगर मैं लिखता ना, मतलब रज़ा मुख्तार, तो आप ही आते टॉप पे. SEO में कोई रज़ा मुख्तार कॉर्पोरेशन ना आती ऊपर, या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, यू वुड बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ एनी सर्च इंजन. ये आप कहना आपकी और लोगों की पर्सनल वेबसाइट्स होती थी, अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं अजीब व गरीब आइडियाज के बारे में. इट वाज ट्रूली द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट ऑफ स्पीच. वो इंटरनेट पब्लिक था, वो इंटरनेट जो था एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं था, एंड इट डिडंट हैव टू बी. प्राइवेट कॉर्पोरेशंस ने क्या किया, UI को साफ किया जी. चमकी चमकाई वेबसाइट, हाँ. स्पीड बढ़ाई है, इंटरफेस आसान कर दिया है, उसको आम कर दी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दिया है, लेकिन उसकी क्वालिटी, लिटरेचर की क्वालिटी देख लें आप, ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ लें आप, लोगों के पैथेटिक हाल होते हैं. व्लॉग्स देख लें, वीडियो व्लॉग्स होते हैं, क्या है ब्लॉगर हमारे क्या बकवास बना रहे हैं, यूट्यूबर हमारे से, हम ये हाई लेवल कॉन्वर्सेशन. पाकिस्तान में वैसे ही कंटेंट क्रिएशन नहीं हो रही, तो मैं ग्लोबली ये फिनोमेनन हुआ है. प्राइवेटाइजेशन कत्ल कर देती है चीज को, थ्रॉटल कर देती है, इसको गला घोंट देती है. ये बिजनेस मॉडल ही गलत है. खासतौर यूटिलिटी, क्या बिजली प्राइवेटाइज, बिजली अच्छी आ गई, रास आ गई नहीं, तो क्या प्राइवेटाइज स्पीच हो सकती है? ये पब्लिक यूटिलिटी है यार, ये तो पानी, बिजली, गैस की तरह की चीज है जी. चौक प्राइवेटाइज हो सकता है भला? नहीं हो सकता. लिबर्टी, सोचो लिबर्टी चौक हो और उसके ऊपर जनाब टिकट दे के आप जाएं पेप्सी कंपनी को, आप कहिए यार क्या हो रहा है हमारे साथ तमाशा. सेम कोक, आपको जरा सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोक स्टूडियो, क्या वो आर्ट है? नहीं. प्रिंसिपली चलो ऑन पेपर आर्ट है वो, लेकिन मतलब आपके कल्चर को कमोडिफाई करके कोका कोला कॉर्पोरेशन, ये क्या है यार? वो कुछ चीजें हैव टू बी अबव द मार्केट. दे हैव टू बी अबव द मार्केट. दे मस्ट बी फंडेड थ्रू क्राउड फंडिंग एंड स्टेट फंड. बाकायदा एलोकेट रिसोर्स करनी पड़ेगी आपको. दूसरा, आपसे हदीस भी है, आग, जमीन, पानी सबका मुश्तरका हक है जी. तो यार सऊदियों का तेल में मेरा भी हक है. अलास्का के लोगों को तमीज़ है, अलास्का की गवर्नमेंट $2-3 देती है अलास्का के रेजिडेंट्स को, यहाँ पे तेल निकलता है, तो तुम यहाँ के शहरी हो, तुम्हारा हक है इस तेल के ऊपर. लेकिन मुसलमानों को तमीज़ नहीं रही. बुनियादी असूल है ना हमारे दीन के कुछ यार. पानी मुश्तरका है, आग मुश्तरका है, एनर्जी यानी, और ज़मीन मुश्तरका है. ये कुछ बेसिक तमीज़ है. अब उसमें आप अल्टीमेट यूटिलिटी को देख लें, स्पीच. और कौन सा कोई यूट्यूब ने इजाद की है यार वीडियो होस्टिंग. ये जो शुरू हुए आते हैं सारे हमारे जो बैठे हुए यहाँ पे साइंसदान, कि वो आप वो ना होते तो अल्लाह ताला है. वीडियो स्ट्रीमिंग उन्होंने इजाद की, यूट्यूब उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है यार? कैपिटलिज्म की क्या इजाद है? क्या टट्टी म्यूजिक लगाना पड़ता है यार आपको रील्स के ऊपर? ऐसी क्या शिट आपको कैंड म्यूजिक लगाना पड़ता है? क्योंकि जो सबसे आला गाने, उम्दा गाने हैं, वो प्राइवेट कमोडिटी है जी. आर्ट प्राइवेट कमोडिटी है, ट्रेडेबल कमोडिटी है, उसकी आपको रेंटल फीस देनी होगी. IP इज अ रिडिकुलस प्रॉस्पेक्ट डिजिटल एज के अंदर. हम पाकिस्तान में रहते हैं यार, आपने कभी कोई फिल्म किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से देखी है भला? हम सब पायरेसी करते हैं यार. अब सोचें गोरे यहाँ पायरेसी भी नहीं कर सकते. उनकी जिंदगियाँ 5-5, 10-10 सब्सक्रिप्शन ली होती हैं, स्पॉटिफाई और यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और अमेज़न और HBO. So this is not normal. None of this is normal. तो सोशल मीडिया पे बात करें अब, 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे पूरा फ्लड हो गया, तो
आपको लगता है इसकी गाइडलाइंस इस पे दोबारा से ये सोचेंगे और कुछ इस पे स्ट्रिक्टनेस? ये नहीं, 7 अक्टूबर से पहले का ये काम चल रहा है। 7 अक्टूबर से पहले का ये काम चल रहा है। यूट्यूब की सीईओ जब आई थी ना पहली, आप अगर हिस्ट्री में जाए ना, यूट्यूब को एज ए प्लेटफॉर्म ले लें एक केस स्टडी के तौर पे, या मेटा को ले लें आप, इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, यूट्यूब को ले लें चले। यूट्यूब में तो बैनिंग्स, मैंने इंटरव्यू किया हुआ अंग्रेजी प्लेटफॉर्म पे, उस बंदे का जो पहला इंसान था यूट्यूब से बैन हुआ था। अच्छा, हाँ, अमेरिकन है, उसका नाम है रायन डॉसन, साउथ कोरिया में रहता है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। इज द फर्स्ट पर्सन यूट्यूब से बैन हुआ है अपने चैनल स्पीच करने के लिए। अच्छा, हाँ, वो रंबल पे और ट्विटर पे करता है कंटेंट। उसको मैंने किया था, बड़ा डरते डरते किया था कि चैनल ही उड़ जाएगा, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच गया। उसके कुछ यूट्यूब पे और भी लोग इंटरव्यू कर लेते थे तो बच गए थे। मेरे ख्याल मैंने कोई 8-9 महीने पहले इंटरव्यू किया था उसका, रायन डॉसन उसका नाम है। ये बैनिंग्स तो 10-12 साल से चल रही है। स्पीच को आस्ता एक प्लेटफॉर्म है ना, एक क्रिएट किया, उसके कुछ फंक्शन है, कुछ टूल्स है सेलिएंट, आस्ता उसके फीचर्स को उन्होंने समझा है, आस्ता घेरा तंग किया। सो ये 7 अक्टूबर ट्रिगर नहीं है, 7 अक्टूबर बहाना है। चीजें उन्होंने बैक एंड पे प्लान की हुई है एग्जैक्टली कैसे स्पीच। मैं आपको इसकी फॉर एग्जांपल देता हूँ। जब कनाडा में कोविड के खिलाफ ट्रकर्स ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे ट्रक के राउट क्यों बंद कर दिए, हम भूख से मर रहे हैं, तो उनके ई वॉलेट भी बंद हो गए, उनके बैंक भी फ्रीज हो गए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन हो गए थे, और आज तक वो नहीं आ पाते। उसमें जो मेजर लीडरशिप थी, और तब से आज तक आपको पता है कनाडा में कोई मेजर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 3-4 साल हो गए इस बार। कनाडा जहाँ के ख्वाब देखते हैं कि पीआर लग जाए, वहाँ पे ट्रक चलाने वालों ने, जिन्होंने खुद वैक्सीन लगाई हुई थी, यानी वो एंटी वैक्सीन या एंटी कोविड नहीं थे, उनका हमारा काम तो बहाल करो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक एजेंडा है इस वक्त, हमारा एक एजेंडा है इस वक्त। दे वर नॉट अलाउड। उनके डिजिटल वॉलेट सीज हुए, उनके बैंक अकाउंट सीज हुए, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए। आपको अनपर्सन कर देते हैं ये। इस वक्त जो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है, इज ही अ पर्सन? नो, उसको आपको अनपर्सन कर देंगे। अनकरीब हम होएंगे, एक दिन आएगा, जाहिर बात है हम भी होंगे, हमें पता है। आई कैन सी माई इनएविटेबल फेट सोशल मीडिया के एतबार से। सो इसके बारे में हमें इंडिफरेंट होना पड़ेगा। वी हैव टू यूज दिस टूल्स अपनी मर्जी से, इसकी मर्जी से नहीं, इसकी मर्जी से नहीं। अब मसला ये है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर जो कॉन्वर्सेशन होती भी ना अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स की, वो हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से छोड़ा जाता है कि बिल्कुल ही हम स्पीच के ऊपर मोनोपोली कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग यूट्यूब इज बेटर देन अगर हम खुद बनाए मुसलमान अपना, बट द प्रॉब्लम इज कि कॉन्वर्सेशन शुरू ही यहीं से होती है कि वो ब्रिगेडियर साहब होते हैं, आपको खाने पे मिलते हैं, या कोई अंकल जी होते हैं कि बेटा ये सब फेसबुक बंद करके हम अपना बना लेंगे। अच्छा, और वो सुबह में एक आदमी को, यार डूड तुम्हें दुनिया की सबसे रिडिकुलस कहानी सुननी है? सुनाइए। आर यू रेडी? ऑलराइट, ओके, सुनो यार। मैं नाम नहीं लेता बंदे का, बट चलो मैं कोडेड वर्ड से बात करता हूँ। ठीक है। एक प्रॉपर्टी की दुनिया में हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़ा कारोबार है उनका रियल एस्टेट में, पीक सी पे कराना, कुत्ता पैसा कमा रहे थे वो, जाहिर है हम सब कमा रहे थे। गवादर का काम था, हैवी काम था। चाइना ने $62 बिलियन रिलीज किए हुए थे, प्लांट बन रहे हैं पावर के, सड़कें बन रही हैं, गवादर का काम टापो टाप था। उनको एक साहिब ने, वर्दी वाले साहिब ने कहा कि आप हमारा नया सोशल मीडिया तैयार करें पाकिस्तान का। उन्होंने बनाया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 40-50 बच्चों की टीम हायर की, फंड्स भी ले रहे थे, अपने पैसे भी लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉपर बिजनेस खड़ा कर रहे थे वो। उनको बताया नहीं हमने ये चैनल नहीं है, ये लीनियर चैनल नहीं। मैं वहां गया एक बार, उन्होंने कहा कि आप लोग बड़ा डिजिटल, उन्होंने हमारा प्रॉपर्टी का काम नोटिस किया कि ये लोग बड़ी यूनिक मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो ये बच्चे डिजिटल हैं। अच्छा, वहां से एक टर्मिनोलॉजी भी डेवलप हुई थी। हमारे दफ्तर में बड़ा शोगल है कि कोई भी आएगा ना, यार उसको डिजिटल कर दे, यानी ये फाइल है मेरे पास, मेरे ख्याल से वी ट्रांसफर होगी ना, यार मुझे डिजिटल कर दे फाइल। हम इशारा भी करते थे कि 2 उंगलियां स्विच में दे और 2 उंगलियां नाक में दे, तू भी डिजिटल हो जाएगा। खैर उन्होंने कहा तुम बच्चे डिजिटल लग रहे हो मुझे, तुम लोग आ जाओ मेरे पास। और किसी साहब के थ्रू हम उनको मिलने चले गए। खैर मैं सेटअप में गया, एंड यू नो बीइंग प्रॉपर्टी डीलर्स तो मतलब 12 किस्म की डिश और 2 किस्म का मटन, 2 किस्म का चिकन, और यू नो वो सारा और खाना लगा साहब, गपशप सिगरेट लगा ले, मेरे कमरे में बड़ा सुकून बन गया। टीम और ग्लास का कैबिन, सामने 50 बच्चों की टीम है, प्रोग्रामर्स हैं, बैक एंड टेस्टर्स हैं, UI UX वाले हैं, ग्राफिक वाले हैं, बड़ा काम हो रहा है।
मैंने कहा सर क्या एम्स क्या है ना, आई थॉट कि स्पीच की बात करेगा, फ्री करना है, डेटा साइंस को, डेटा की बात करेगा कि हमें डेटा को अपने आजाद करना, डेटा मोनेटाइजेबल कंटेंट इज मोनेटाइजेबल। जी उसका स्ट्रक्चर जो था वो फेसबुक का था, उसका यूआई वगैरह सारा फेसबुक का था, और उसके अंदर कुछ जो ये बाय मी ए कॉफी टाइप मॉडल नहीं होते कि आप डॉलर दे के हाँ जी बाय वो कर सकते हो, यानी सारे यूजर्स मोनेटाइज्ड होंगे, कमेंट्स भी मोनेटाइज्ड होंगे, चैट भी, लेकिन वॉलंटरी होगा, यानी यू हैव टू गिफ्ट समवन। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई लाइक योर पोस्ट तो आई एम गिविंग यू समथिंग मेरे ई वॉलेट से, यानी मैं एम नहीं लाइक कर सकता, एम नहीं कमेंट कर, सो सम यूनिक मजे के फीचर्स थे उसके अंदर। इट हैड द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ वेरी फन सोशल मीडिया। आई थॉट ये स्पीच की बात करेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसके लिए लड़ना पड़ेगा, हमें गोरों से इसको आज़ाद करना पड़ेगा, वो हमारे मुद्दे दबा देते हैं, उस तरह की बात, हम 2 बिलियन है। देन थॉट मे बी डेटा के बारे में बात करेगा कि हमारा डेटा बहुत प्रेशियस है, उसकी लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ होती है सालों में, 5 सालों में ट्रिलियन डॉलर का डेटा गया है। नहीं, अंकल ने कहा फौज के खिलाफ लोग बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में, एंटी नेशनल लोग बातें करते हैं, और तीसरा बच्चे रातों को उठ के चैट करते हैं, तो 12 बजे हम अपने प्लेटफॉर्म को बंद कर देंगे, पीटीवी है, और अगली सुबह वो 9 बजे खुलेगा। मैं कहा जो कौन है तू यार, ओह माय गॉड, इट वाज द मोस्ट डूड, मैंने जिस तरह वो कहकर रोका ना तुम्हें अंदाजा नहीं है, उस शहर में तूने लाखों रुपए खर्च कर दिए ये काम करने के लिए, बहुत अजीब। अगर उनकी वेबसाइट आज तक खुली है मैं तुम्हें दिखा दूंगा पॉडकास्ट के बाद। फायरवॉल भी तो आई है सर उसके, फायरवॉल यार, फायरवॉल तो नेक्स्ट लेवल है ना यार। ये एक यंग अर्ली 40s में वाइब्रेंट कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है जो कह रहा है कि 12 बजे बंद हो जाए, कहते हैं उसका इन द वर्ड्स ही यूज 12 बजे हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे। I'm like, bro, कौन सा स्विच, डेटा सारा कहाँ जाएगा लोग पता नहीं। और उसकी अल्टीमेट मैसेज, आपने इतने पैसे इन्वेस्ट कर, फिर उसको 3-4 महीने बाद क्राइसिस मीटिंग में उसने बुलाया कि वो हम फंड्स नहीं कर पा रहे। जाहिर बात है 2 साल का पेट प्रोजेक्ट था, कहीं ना कहीं तो जाके स्टार्टअप सब ठप ही होते हैं ना, कैपिटल सारा बर्न कर देते हैं। उस मीटिंग में ना फुल किया उसका, क्या करेंगे कैसे करेंगे, हमारा फंड्स नहीं है, मैंने स्टाफ हायर करनी है, ये करना है वो करना है। एंड में कहते हैं कि यार ये क्यों नहीं करते कि हम गवर्नमेंट को लॉबी करें कि तुम बाकी सारे बैन कर दो ताकि हमारा चल पड़े। लाइक जानी तू क्या बातें कर रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, बीगो, हर चीज बैन करो ताकि डैश चल सके, और डैश ठीक 12:01 स्विच उसका ऑफ हो जाएगा। ज़हनी अलील है हमारी कौम, और कुछ नहीं है। अल्लाह इनकी हिफाजत करे, इनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। हमारे जो 40+ लोग हैं ना, जाने दो, ना बहस करो उनके साथ, ना उनको तंग करो, खिदमत करो, इज्जत से पेश आओ। लेकिन अगर कोई वो सियासत, माशरत, इनसे भी बात करे ना, अस्सलाम वालेकुम। इल्ला माशाल्लाह ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, बट अक्सर और बेशतर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बूमर जनरेशन, माशाल्लाह। सही, यही अंकल जो आप बात करें, यही अंकल्स किस्म के लोग हमारे आईटी सेक्टर में हैं, आप नहीं स्टेट में ज़्यादा ये स्टेट को रन कर रहे हैं जी। हाँ, इस तरह की एक अल मशहूर अंकल की, अनवार लक काकड़ इसी तरह के अंकल थे जी। एक अंकल, आप यकीन करो, जो उनको पहली बार देखा था मैंने कहा मैं इनको मिल चुका हूँ पहले किसी ना किसी ड्राइंग रूम में, नॉट हिम लिटरली बट आई हैव मेट हिम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, बारातों में, वलीमों में, ड्राइंग रूमों में। बट आई नो स्टेट, वही कैमरा घूम रहा है और वो चावल खा रहे हैं सारे। स्टेट जो है ना, उसकी रिट को चैलेंज नहीं कर सकते आप। रिट ऑफ द स्टेट जो है, ये आज तक मुझे रिट ऑफ द स्टेट की समझ नहीं है, ये है क्या, और इसको चैलेंज वो कह रहा चैलेंज नहीं कर रहा, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ ये है कहाँ पे। मतलब डी चौक के अंदर आप 2 आदमी कत्ल हो गए हैं प्रोटेस्ट के दौरान, एक्सटर्नल कोई मोस्ट सिक्योर पॉइंट, ये रिट ऑफ द स्टेट वहां कहाँ थी। ये अंकल से आप मिले हुए हैं, ये इस तरह के अंकल हो गए, नुहार अंकल की तरह, सारे हमारे बड़े अंकल हैं। और उमर सैफ अंकल जी जवानों को बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर कितना प्रॉफिटेबल है, जो पैसे ला रहे हैं, काम कर रहे हैं। नसीब की बात है। पाकिस्तान 12 महीने सीधी राह पे चले ना, इस और बन जाए खुदा की कसम, 12 महीने। और वो राह कौन सी है? कोई राह नहीं है। पहले इनको हटाओ, फिर राह की बात करेंगे। वो राह तुम खोजते हो, जो कि तुम मंजिल पता है, राह नहीं। इनको पहले हटाओ। पहले ये अंकल जो लोग बैठे हैं उनको घर जाए, अंकल 12 बजे आपको स्विच ऑफ कर देंगे, हम सुबह 9 बजे आइएगा।
पहले इनसे तो निपटो यार, फिर राह की बात होगी। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अब क्या लगता है आपको, क्या नजर आ रहा है, फ्यूचर क्या है, हो क्या रहा है, कुछ हो रहा है? फिलहाल डेमोक्रेसी की क्या हालात हैं? फिलहाल तो वीडियो ऑडियो लीक्स हो रहे हैं एक दूसरे के, कुछ फैसले भी हो रहे हैं, फिर वो दोबारा रिवर्ट। I think media is coming out. I think they've won the popular vote. Let's be honest. Like इस कमरे में for some reason एक पॉडकास्ट के लिए 6 लोग हैं, बट अगर हम पोल कर लो किसने वोट किसको दिया कब, it's quite obvious. PTI has won popular support पंजाब में और खैबर में, कराची के अंदर, बलूचिस्तान में इनरोड्स बना ली है। बलूचिस्तान में कौन सी पार्टियों के इनरोड्स होते हैं? पंजाबी पार्टी की, वो भी प्राइमरली पंजाबी पठान पार्टी के। तो दे वन पॉपुलर सपोर्ट। नून लीग ने, पीडीएम ने मिल के नवाज शरीफ की लेगेसी बर्बाद कर दिया एज एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, डेवलपमेंटलिज्म, सारे ना एक जो नवाज शरीफ एक पूरी इमेज थी 90s, दे रूइंड इट। अपना पॉलिटिकल कैपिटल सारा बंद कर दिया। मुझे तो एक्चुअली लगता है कि पीडीएम इस वक्त डेस्परेट है इमरजेंसी के लिए, लाइक वो हाथ ऐसे कर रही है कि सर आप कुछ तो करें सर। ये वो बात है ना कि सब इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन क्या होता है, गाली किसको देते हैं? प्राइवेट फौज बुलाने वाला कौन है उनको, ये भूल जाते हैं। ताली दो हाथ से बजती है। आई एम नॉट सेइंग वो इंटरफियर नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं, बट ये भी तो कोई इंटेग्रिटी शो करे ना यार। ये तो पॉलिटिशियन है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सो कॉल्ड। तो नो, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आई डोंट थिंक ये कामयाब रहेंगे। इमरान खान प्रीटी मच सक्सेसफुल हो चुका है, ये बात काफ़ी ऑब्वियस है। वो जेल से बैठ के पाकिस्तान के ज़ाइटगेस्ट को कंट्रोल कर रहा है यार। अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि पॉपुलिज्म का राइज जो है वो दुनिया भर में हो रहा है। राइज ऑफ पॉपुलिज्म, इधर ट्रम्प उधर ट्रम्प है। व्हाट इज पॉपुलिज्म? व्हाई इज इट इमीडिएटली गाली क्यों बन जाती है? यही है ना कि आप बहुत मैसेज को राइल अप करते हैं आप बड़ी आसानी से, और आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये डेमोक्रेसी का इनएविटेबल आउटकम है यार। समवन हु विल गेम द सिस्टम विल विन। डेमोक्रेसी इज अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट ना। तो हाउ डू यू बिकम पॉपुलर? इस वक्त सबसे पॉपुलर यूट्यूबर कौन है जिनकी रीलें बहुत अच्छी हैं? नारे स्लोगन और नारे तो यही है, रीलें ही है ना, उसके माफिक यही चीज़ है। सबसे पॉपुलर लीडर वही होगा जो सबसे बड़े मसलों को और कॉम्प्लेक्स मसलों को सिंपल से हार्ट के बस जीतना है, जिनमें करप्शन खत्म याद है। दैट साउंड्स नाइस। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट इज व्हाट इट इज। पॉपुलिज्म का एक और भी है वो मैट्रिक्स। यार मैं करना चाह रहा हूं पर एक मैट्रिक्स है ऊपर, वो नहीं करने दे रहा। श्योर, या देयर सम ग्रेटर इविल पावर जो मुझे रोक के रखी हुई है। श्योर, इफ अगर ये बात अनट्रू होती ना तो ये रेजोनेट ना करती। क्या ये अनट्रू है बात? पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल कबाल है टेक्नोलॉजी बेस्ड एलीट्स का, जो सूद के निज़ाम को चला रहे हैं, जो मैं बहुत आला काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई बड़ी ताकत थामे रखी हुई है ना। तो बहुत दसो यार, बहुत एक कॉम्प्लेक्स मसले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। नो, आई एम मेकिंग इट इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ बिग कबाल, एक सीक्रेट एलीट है पूरी दुनिया के ऊपर बैठी हुई है, और वो दोनों हाथों से दुनिया का माल लूट रही है, हमारी हड्डियों में से मिक निकाल रही है, रगों में से खून चूस रही है हमारा। दिस इज अ फैक्ट। नाइजीरिया के पास तेल है, पोलिटिकल साइंस पढ़ी है थोड़ी बहुत। नाइजीरिया के पास तेल है, नाइजीरिया अपनी गंदम उगाता है। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? स्वीडन के आइसलैंड के पास ना तेल है ना गैस है, आइसलैंड अपनी गंदम नहीं उगाता, उसकी करेंसी क्या है? ये किस किस्म की फेयरनेस है? कौन सा ये मईशी निज़ाम है? कौन सी ये इकोनॉमिक्स है? कौन सा कारोबार हो रहा है ये? ये कौन सी विजडम है जी? वो बहुत प्रोडक्टिव है, वहाँ पे उनकी सोसाइटी ना करप्शन नहीं है, और वो ब्यूरोक्रेट, सब बकवास है। ये एक कॉलोनियल सिस्टम है, उसका अब जो उसके हेल्म ऑफ अफेयर्स पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रादर देन आर्मीज। बैकिंग पे आर्मीज ही आज तक ही है। अमेरिकन एम्पायर को बैक वायलेंस ही करती है, डॉलर को बैक वायलेंस ही करता है। उसी IMF को बैक वायलेंस ही करता है, वर्ल्ड बैंक को वायलेंस ही बैक कर रही है। फर्क ये था कि एम्पायर जो था वो पहले फिजिकल वायलेंस, ऑक्यूपेशनल फिजिकल वायलेंस होती थी, वो बैठ जाता था मुस्तकिल। वो नहीं बैठ रहे, अब जमाना बदल गया। ना ही उनकी मेहरबानी है, ना ही उनकी खुश अखलाकी है, ये सिर्फ एक ज़माने का तकाजा है, टेक्निकल यानी एक ओवरसाइट है बस। और क्या, एक ग्लोबल स्ट्रॉ है, और वो हर मुल्क के अंदर डीप उसके कोर में घुसा है, और वो चूस रहा है, उस स्ट्रॉ से सकअप हो रही सारी एनर्जी। एक ग्लोबल लीड है, कुछ यूरोप में बैठे हैं,
कुछ आपके टेलवीव में बैठे हैं, कुछ वॉशिंगटन में बैठे हैं। अमेरिका अमेरिका नहीं है यार, कॉन्स्पिरेसी नहीं लग रही है तो है ना। द वर्ल्ड इज अ बिग कंस्पिरेसी, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? इज अमेरिका अ रियल कंट्री? 75 स्टैंडिंग ओवेशंस दिए नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने 4th एड्रेस किया अमेरिकन कांग्रेस का। 3 एड्रेस इससे पहले पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका था ऑफ मोस्ट एड्रेसेस टू कांग्रेस। विंस्टन चर्चिल जिसने एक पूरी जंग लड़ी अमेरिका के साथ, वर्ल्ड वॉर, उसने 3 एड्रेस किए में कांग्रेस में, इसने 4 कर लिए। 75 स्टैंडिंग ओवेशंस दिए इसको। वो कौन से कोई वो कुरान हदीस सुना रहा था जो 75 बार खड़े होकर ताड़ियां पीटी बड़ी कांग्रेसमैन को? जेफरी एप्स्टीन कंस्पिरेसी थी नहीं, वो काफी कौन से साइंसदान है, कौन सी एलीट है? हर बंदा उस बंदे के आइलैंड पे गया हुआ है यार, हर एक्टर, हर साइंटिस्ट, हर पॉलिटिशियन, लिटरल क्वीन एलिजाबेथ का बेटा प्रिंस एंड्रू, यानी रॉयल फैमिली से लेकर पॉलिटिशियन से जर्नैल, और क्या चाहिए? हम तो वीडियो निकालते हैं ना, वो तो पूरी पूरी उसने मूर्तें निकाली हैं लोगों की, मतलब वो बच्चियों के साथ, छोटी अंडर एज बच्ची के साथ अफेयर करवा के उनके पूरी पूरी पार्टियां थ्रो की हैं। यार वो लंगड़े को नहीं छोड़ा यार स्टीफन हॉकिंग को, वो भी मैं आइलैंड पे जाऊंगा, छोटी लड़कियां कहाँ हैं, मुझे आइलैंड ले चलो। लाइक ये क्या शिट चल रही है यार इस दुनिया में? ये सब रियल है, ये सब रियल है। इसमें क्या, इसमें हंसने वाली बात क्या है? ये सब कुछ रियल है। तो आपको लग रहा है कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर है, इसमें कैसर भाई तो कहते हैं कि विंडो खुलने जा रही है अनकरीब। हाँ, पाकिस्तान खोलेगा। कैसर में बड़े प्यारे आदमी हैं यार माशाल्लाह, लेकिन अच्छा, उनके साथ हमारा अनकरीब है। नहीं, जो ये जो बात करते हैं वो ठीक है, अच्छी बात है कि लोगों में ग्लोबल अवेयरनेस लगता है वो ग्लोबल ऑर्डर को शिफ्ट करने वाला है। अवेयरनेस तो बहुत क्रिएट हुई है। तो कितने यार जो 9/11 हमारे लिए था ना, वो कोविड था गोरों के लिए। कैसे कंपैरिजन बना नहीं? यानी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरी सारी रियलिटी जो है वो पोस्ट 9/11 एक रियलिटी थी। सो इट ओपन माय, मेरा वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया ना दुनिया के बारे में। इट वाज नॉट, आई हैड टू थिंक मुसलमान कौन होते हैं, अरब्स क्या होते हैं, हम कौन हैं, ये गोरे फर्क क्यों होते हैं, ईसाई क्या होते हैं, अच्छा अमेरिका क्या चीज़ है, अच्छा ये इतना बड़ा क्यों, यू हैव टू क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स अपनी ओन आइडेंटिटी को। कोविड ने गोरों के लिए किया, इट वाज अ वर्ल्ड कैलेमिटी फॉर देम, उनके लिए वो वर्ल्ड कैलेमिटी थी। 9/11 वाज आल्सो द 9/11 फॉर मेनी वाइट पीपल, बहुत गोरों के लिए था। पर जो कंपेटिटिव ताकतें हैं, जैसे अब इनके अंदर भी लॉबीज हैं, बाय द वे, ये कोई मोनोलिथ नहीं है। जो एलीट है ना ग्लोबल, ये भी मुकाबला करते हैं आपस के अंदर। ये एक मोनोलिथ नहीं है, ऐसे नहीं है कि एक एंटिटी है, ये आपस में मुकाबले करते हैं। 3-4 कंपीटिंग बड़े इंटरेस्ट हैं। 85% कैपिटल दुनिया का 3 कंपनी से हुआ, एक कंपनी है, तो वैनगार्ड और स्ट्रीट स्ट्रीट ब्लैक रॉक की मलकियत है, एक ही कंपनी है। आपको 3 करके पेश करते हैं, वो एक ही कंपनी है यार। आप टोबलरन चॉकलेट की मलकियत है उनकी, रैंडम राइट। एक्सन मोबिल तेल की उनकी मलकियत है। कोका कोला का मेजॉरिटी शेयर है उनके पास, अमेजोन का मेजॉरिटी शेयर है। शेयर रहेगी जी, शेयर रहेगी पीछे। सो यू आर नॉट लिविंग इन द नाइट, यू आर नॉट, आप इमेजिन नहीं कर रहे इस नाइटमेयर को, आप लिव कर रहे हैं उस नाइटमेयर को। आप इस वक्त लिव कर रहे हैं उस नाइटमेयर को। बिल गेट्स को ताल्लुक नहीं है, वो मेजॉरिटी फार्मलैंड ओन करता है अमेरिका में, खेती और YBG, और स्पेसिफिकली कैटल वाली फार्मलैंड ओन करता है। यानी मेजॉरिटी ज़मीन जिसके ऊपर डंगर पाले जाते हैं वो बिल गेट्स के पास है। उसका क्या ताल्लुक है इस चीज़ से? बिल गेट्स हैवीली इन्वेस्टेड है वैक्सीन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन की, और साथ ही साथ वो सारी चैरिटी जो करता है वो मेडिसिन की होती है। मेरे साथ हमारी गली में एक दफ्तर है जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ पे हमारा सेटअप है सारा, वो एक थिंक टैंक है, और वो टोटली उन फंड्स पे चलता है कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के हैं। वो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल वो टेस्ट कर रहे हैं, मल्टीविटामिन पोस्ट नेटल ना, प्रेग्नेंट औरतें ने बच्चा पैदा किया होता है, उनको एक मल्टीविटामिन ना कैसे कोई बना के ना दलिया से उनको टपकाते हैं। वो टेस्टिंग कर रही है बिल गेट्स फाउंडेशन यहाँ पर। एक थिंक टैंक जो है वो उसके पूरे ऑपरेशंस 60-70 लोग अच्छी तनख्वाहों पे, क्यों बिल गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स ज़कात दे रहे हैं या सदका कर रहा है, या कोई न्याज निकाल रहा है 12वीं की या 11वीं की या कोई 9वीं 10वीं मुहर्रम की, या सबील लगाई भी उसने भाई। वो एक हाथ से, वो एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग यार, दैट्स द रियल गेम। जेफरी एप्स्टीन की भी असल कहानी सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग और हनी ट्रैपिंग नहीं थी, बस मनी लॉन्ड्रिंग। दैट्स हाउ ही बिकेम अ बिलियनियर। उसका पहला क्लाइंट जो था जेफरी एप्स्टीन का, वो कौन था? विक्टोरिया सीक्रेट। अच्छा। सारे लड़के जो सुनने में कान खड़े हो गए, वो पता है उनको सारों को।
विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक, उसका नाम क्या, वो छोटा से कद का है, यहूदी नस्ल है, जाहिर बात ऑब्वियसली, छोटे से कद का, उसका अभी भी नाम आ जाएगा, अब नाम नहीं याद आएगा, टेंशन रहेगी। अच्छा बड़ी उसकी यार फिल्में थी ऐसे, मतलब गालिब फिल्म में से उसकी में आमिर लग मरहूम की नगम था, तो ही जेफरी विक्टोरिया सीक्रेट का जो मालिक था ना, है बल्कि एक तो वो आजाद है, खुला है, नॉट रेस्टेड, ही वाज हिज फर्स्ट क्लाइंट, उसका पहला पोर्टफोलियो मिला था, और जेफरी एप्स्टाइन ने कभी कॉलेज कंप्लीट नहीं किया हुआ, एक बंदे से पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। इनफैक्ट उससे भी पहले जेफरी एप्स्टाइन को विलियम बार, जो कि सेक्रेटरी जनरल था ऑफ लॉ का जो होता है आपका, ट्रम्प का, उसके वालिद ने पहली जॉब लगवा दी थी जेफरी एप्स्टाइन को, एलीट बॉयज हाई स्कूल में मैथ्स प्रोफेसर के तौर पे, विदाउट कॉलेज डिग्री। अच्छा, वहां से ग्रूम किया था। ये हो घर है। अब मुझे आप कहें कंस्पिरेसी है, ये तो फैक्ट्स हैं। फिर विलियम बार के बेटे बिल बार ने ट्रम्प की कैब को रिप्रेजेंट भी किया, कैबिनेट को, उसकी वकालत भी की कई केसेस के अंदर ट्रम्प की। ये बहुत बड़ी एक अगली फैमिली है, एक बहुत बड़ा फैमिली ट्री है कारोबार का। ये उसको फेवर दे रहा है, ये उससे काम ले रहा है। अब इसके अंदर हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। इन चीजों को जानेंगे नहीं तो आप कुछ भी देखें, कितने लोगों ने बाय कर लिया कोविड के सारे नैरेटिव को। हाँ जी, आपके घर में होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई अजीज होंगे, अगर वो ये बातें नहीं जानेंगे, ये इल्मी शहवत की बातें नहीं करेंगे, तो वो लगवाएंगे वैक्सीन। मैंने तो कभी नहीं लगवाई। अच्छा, नहीं। तो आपको कोई कोविड कार्ड नहीं है आपके पास? है। आप तो ट्रैवल नहीं कर सकते? 6 खुराक लगी हुई है मुझे। अच्छा, लगवाई नहीं, लेकिन लगी हुई है मुझे। अच्छा, ठीक। खुद बन जाती है यार, आप किसी ने बनवाई नहीं। आप कभी लोग देखेंगे उन्होंने कभी लगवाई नहीं, उनके आप खोल लें उनकी वैक्सीन लगी हुई है। मुझे यही डर था कि मैं हज नहीं कर पाऊंगा, मैंने खोला, मेरी बनी हुई थी। वो खुद अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग सब चल रही थी। अब कहाँ प्रेशर रहा है, कहाँ कौन पूछता है किसी एयरपोर्ट पे? कुछ भी नहीं, खत्म हो गया, जैसे कि था ही नहीं कभी, क्योंकि था नहीं, जुकाम था ना ब्रो, इट वाज लिटरली अ फ्लू। ये मिलियंस लोग मरे, दिखाओ, बिलियंस की जानें बची, दिखाओ, फैक्ट्स है नहीं, बोल दो। और कितनी स्पीड से न्यूज साइकिल में चीजें आती हैं। आज आपको लगता है कि इस बात को 4 साल हो गए हैं। आज हम सोच रहे हैं वैसे ये बात कि कभी मेरे सर्कल में कोई किसी की मौत नहीं हुई किसी की? पैन लब्धे फिरोगे लब्बे हरी हुई। यकीनन कुछ लोग फौत हुए, ऐसे नहीं है, बट मिसमैनेजमेंट की वजह से फौत हुए, मिसडायग्नोसिस की वजह से फौत हुए। काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने वेंटिलेटर पर डाला, इंटुबेट किया, और ये प्रूव हुई थी बात की इंटुबेशन से, वेंटिलेशन से लोग मर जाते हैं। मेरे दोस्त के वालिद फौत हुए थे। स्टार्ट में पहले 2-3 महीने में मिसडायग्नोसिस बहुत होता था, फौरन लोगों को वेंटिलेटर पर डालते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे खुद के रिश्तेदार को कहा था कि आपकी 80% लंग्स की फंक्शन तबाह हो गई है MRI के अंदर। सब फियर मॉन्गरिंग थी यार, सब फियर मॉन्गरिंग थी। ये बढ़िया है ओपनिंग बात यार नहीं, वो देखो वो बात नहीं है कि असल में ये सारी बातें आप कर नहीं सकते। मसला ये है, ये आप जाहिल है, ये पागल है, भाई ये फलाना है, ठीक है, करते रहो। क्यों नहीं कर सकते? कैजुअल बैठे हैं, हम बात करें, आप आप नहीं सारे करते ना। हमारी करें। कौम में टेस्ट नहीं है, हमारी कौम में फ्लेवर नहीं, पढ़ना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करते। हमारी कौम बिल्कुल मेहनत नहीं करते। मैं कमेंट्स देखता हूँ इस तरह के होते हैं, आप सर ये वीडियो बना दें हमें, आप ये बना दें। अब तूने नहीं किताब पढ़नी कभी? तूने कभी स्टोरी नहीं करनी कवर खुद? सर हमें ये, आप ना हप्पा बना दें मीठा मीठा, मैं हप करके खा जाऊं। लो एफर्ट लोग हैं। जरूर आठी। हाँ, तो अब मुझे बाइट साइज्ड 8 मिनट में समझा दो तो नहीं। हाँ पूरी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा साइंस कितनी आला है और धर्म कितना बुरा होता है। That's his whole like argument, that's his whole ethos. अब आज के तो हमें वैसे ये करना ही पड़ता, वरना तो ये लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे तो ध्यान ही नहीं देते ना। ये बहुत छोटी ऑडियंस है इसकी, जो कि इस तरह की इंजीनियर साहब भी कहते हैं कि इल्मी शहवत वाली बातें हैं, वो नीश ऑडियंस है। वेरी नाइस। आई थिंक मे बी मैस अपील ओवररेटेड है बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैस अपील एज एन आइडिया बहुत ओवररेटेड है। मैस अपील ताकत से आती है,
ताकत जनरेट करने के लिए आपको सिर्फ थोड़े से लोग चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैस अपील है अरब में जजीरा अरब में ताकत के जरिए आई है। उन्होंने अपील क्वालिटी लोगों को किया था, मैसेज को नहीं किया था। पैगाम मैसेज के लिए, लेकिन मिशन जो है ना, मिशन वो क्वालिटी लोगों के लिए था। और फिर जब ताकत आई जजीरा अरब में फैल गए। आज जो लोग जो इलाके अज़तुमर ने फतह किए हैं 700-800 साल की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं। ताकत ताकत। अच्छा, अभी आप बातें कर रहे थे यही कंस्पिरेसीज की, तो आपने आप लोग कंस्पिरेसी ना करें। आपको पता है कंस्पिरेसी थ्योरी वर्ड जो एफबीआई ने बनाया था? जी जी, या मैंने आपके मुंह से सुना था ये। जब जेएफके की असैसिनेशन हुई थी तो बाकायदा उन्होंने टर्म ये ईजाद की थी। तो जिसने बंदे को मारा हो और उसकी बात को दबाने के लिए एक टर्म, और ये अदबी गाली होती है, ये तो कंस्पिरेसी टाइप बातें हैं, ये ना टर्म इस्तेमाल किया करें। उनकी इस्तिलाह ना इस्तेमाल किया करें जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। एफबीआई की फॉर्मेशन पढ़ ले खुद 1940s में 50s में खुद क्या चीज़ थी एफबीआई। जे एडगर हूवर एफबीआई का फाउंडर खुद जो है वो सेक्सुअली कॉम्प्रोमाइज था। उसको जूइश और इटालियन माफिया जो है वो कर रहे थे ब्लैकमेल। वो होमोसेक्सुअल था उस ज़माने में, वो बात एक्सेप्टेबल। उसकी तस्वीरें थी, यही गंदी पिक्चरें थी उसकी अपने सेक्रेटरी के साथ, जो कि वो भी किया था। फाउंडर एफबीआई, फिल्म भी है उसकी लाइफ के बारे में, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, शायद हूवर ही है फिल्म का नाम। जे एडगर हूवर एफबीआई ये खुद है। एफबीआई ये कुछ एफबीआई खुद है। सीआईए की हिस्ट्री देख लें आप, क्या खुद उनकी अपनी डिक्लासिफाइड फाइल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 में दाखिल हुआ ना अमेरिका, तो चले मैं उस पर ये नहीं कहता, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, ज़्यादा मेन स्ट्रीम में बताता हूँ जो खुद गूगल भी कर सकते हैं। वियतनाम वॉर अमेरिका की बेहुदा किस्म की जंग सब दाखिल कैसे हुआ? गल्फ ऑफ टोंकिन में इनकी शिप में इन्होंने खुद हल फाड़ा शिप का और कहा कि साउथ वियतनामीज ने जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने टॉर्पीडो मारा है। आज इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में डिक्लासिफाइड है कि ये झूठ था, और उन्होंने एक जंग कर दी जिसमें मिलियंस लोग मर गए। बस इतनी सी बात है। आप गूगल सर्च है, वन विकिपीडिया वे है। ये सवाल ही हमें आया भी था, हमने इसको लिखा भी था। अगर वियतनाम वॉर वो कर सकते हैं तो ये 9/11 क्या बईद है? कॉरलेशन में प्रूव कर सकता हूँ, कॉजेशन आपने ढूंढनी है, मैं कॉरलेशन दिखा रहा हूँ आपको। वियतनाम की तो कॉजेशन भी मिल गई ना बाकायदा कि गल्फ ऑफ टोंकिन किया, और उन्होंने इल्जाम लगाया था कि फाड़ा खुद था, और इनकी अपनी डिक्लासिफाइड फाइल्स में एडमिट करते हैं कि हमने खुद फाड़ा था। 70-75 सालों से अमेरिका हर वॉर में नजर आता है, उसकी क्या लगता है आपको, क्या वजह? इब्लीस उनका असली खालिक और मालिक नहीं। अमेरिका वॉर इकॉनमी है। अमेरिका 70-75 सालों से नहीं, अमेरिका तकरीबन 220 सालों से जंग में मुब्तला है। एवरी डेकेड, देयर इज नॉट अ सिंगल डेकेड जिसके अंदर अमेरिका ने जंग नहीं की पिछले 220 सालों के अंदर। चाहे अपनी आज़ादी की जंग हो, चाहे इराक अफगानिस्तान की जंग हो, छोटी माइनर स्केल वॉर्स, प्रॉक्सी वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका वॉर इकॉनमी है। अच्छा, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमीज वॉर इकॉनमीज होती हैं। ग्लोबल एम्पायर जो होते हैं वो वॉर इकॉनमी होती है। ग्लोबल एम्पायर हमेशा वॉर इकॉनमी होती है। कोई ऐसा है राय नहीं, साहबा कैलिफेट भी वॉर इकॉनमी थी। अच्छा, आई सस्पेक्ट सो। एटलीस्ट खिलाफत राशिदा के बाद तो प्योरली वॉर इकॉनमी थी, बनो उमैया के ज़माने में तो, और बनो अब्बास के ज़माने में तो। आपकी इकॉनमी की 2 बेसिस थी ना उस ज़माने में, स्लेवरी और वॉर। हम भी आज तक वॉर इकॉनमी है कि नहीं? पाकिस्तान भी वॉर इकॉनमी है 80s-70s ऑनवर्ड्स। अभी हमें इस पर वॉर इकॉनमी होने कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, वॉर बुरी चीज़ है, लेकिन वॉर इकॉनमी होना इनेविटेबल है। कोई बड़े एम्पायर नहीं एग्जिस्ट करता वॉर इकॉनमी में बगैर, इसमें कोई नॉर्मल बात नहीं है। दूसरी सारी जो अमेरिका जो इतने फ्रीक्वेंटली जंग में जाता है ना, उसकी वजह सूद है। रोमन एम्पायर के साथ भी यही हुआ था, सर्कुलर डेट। आप पास ऑन कर दो अपने सूद को, पास ऑन कर दो। अमेरिका अपने इस डॉलर की सुप्रीमेसी को मेंटेन करता है, पैसे वो प्रिंट करता है, इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, पास ऑन कर देता है ग्लोबल पॉपुलेशन को। लेकिन अब वो कैचअप कर रही है उनके साथ। एंड में रोमन एम्पायर के साथ भी यही हुआ था। सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया था कि वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे थे अपने नए लेवीज की। और उनके वो लेवीज थे गॉल्स, ये विज़िगॉथ, सॉरी जंगली लोग थे जर्मेनिया के। उन्होंने फिर हमला कर दिया, वैंडल्स ने, गॉथ्स ने, और बारबेरियंस ने। और रोम, सैक ऑफ रोम की पेंटिंग देखी ना आपने, उन्होंने आके जला दिया रोम। रोमन एम्पायर से भी यही होता है। सर्कुलर डेट यूजुअली बुनियाद है अमेरिका की, यूजुअली सूद। वो प्रिंट करते हैं पैसे, आगे डेट ट्रांसफर।
5 ट्रिलियन, आप जो महंगाई देख रहे हैं ना इस वक्त, जी 2019 से लेकर 2021 तक अमेरिका ने कोविड के दौरान 5 ट्रिलियन नए डॉलर प्रिंट किए हैं, जो कंपनीज को एज सब्सिडीज और ग्रांट्स दिए हैं उन्होंने कि उनको अफ्लोट रखने के लिए। वो 5 ट्रिलियन डॉलर ट्रांसफर होंगे ना कहीं, समवन हैज टू पे फॉर दैट न्यू मनी, रिसार्च हम पे कर रहे हैं। इवन अमेरिका के अंदर डबलिंग हुई है इन्फ्लेशन के एतबार से, आम ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर डबलिंग हुई है। उनके यहाँ डबलिंग बहुत बड़ा वो होता है, अलामत होती है, भाई 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की होगी, अजाब होता है उनके लिए। इस वक्त अजाब पड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर, कहर पड़ा हुआ है। आपके यहाँ तो ट्रिपलिंग और क्वाड्रुपलिंग और क्विंटपलिंग भी कोई मजाक नहीं होता ना, उनके यहाँ वो बहुत बड़ा मसला है, डबलिंग हुई है अमेरिका में। दे ट्रांसफरिंग ऑन द प्रेशर ऑन टू द एवरेज पब्लिक ऑफ द अर्थ। फर्क मसला ही है, जंग करना बुनियादी बुरी बात नहीं है, एक्सपेंशन को परसू करना कोई बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है, ये तो बनी आदम की तारीख है। द रीजन फॉर देम डूइंग दैट इज दिस, उनको कॉन्स्टेंटली वॉर में इंगेज रहना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए और वो सर्कल चलाने के लिए और डॉलर की सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए। अफगानिस्तान में अमेरिका मुंह की खा के निकला है, डॉलर को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। चाहे अब अफगानिस्तान से बात किया हमने, तो आप डॉक्टर आफिया के केस पे आपने काफ़ी रिसर्च की है और आपने हमने तो नहीं की थी, वो उनके लीगल टीम ने प्रोवाइड किया। अच्छा, डिटेल वीडियो बनाई। क्या लगता है आपको, क्या अब उस मतलब के कह रहे हैं कि जो अभी जब इलेक्शन होता है ना अमेरिका में प्रेसिडेंशियल, उसके आखिरी 4-5 हफ्तों में ये उन्होंने बताई थी बात, क्लाइव साहब ने जो वकील हैं उनकी टीम लीड है, कि उस आखिरी 4-5 हफ्तों के अंदर जो प्रेसिडेंट जा रहा होता है ना, वो जल्दी जल्दी ऐसे काम कर देता था कि जो करना चाहता है वो अपनी पार्टी की इमेज के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता कांग्रेस के प्रेशर की वजह से। तो एग्जिटिंग प्रेसिडेंट इस तरह काम कर देता है, तो इट सीम्स कि उनको बाजियाब कर लिया जाएगा इंशाल्लाह, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस पे मैंने औरिया साहब से हमने जब डिस्कशन की थी, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका का कोई मसला नहीं है, हम रुकावट पाकिस्तानी गवर्नमेंट रुकावट, तो इसलिए वो उनको एक्स्ट्राडाइट करना चाह रहे कतर। अच्छा, अब कतर हम रुकावट है, और इट विल बी वेरी बिग एम्बैरेसमेंट फॉर अस, बिकॉज वो 2-3 महीने में जब सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह निकल के, फिर वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ उनके साथ, क्या कुछ बीती, और उसमें कौन कौन से अफसरान और किस किस महकमे के अफसरान इन्वॉल्व थे। सही, मेरे ख्याल में वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पाकिस्तान में वो आना मुश्किल है उनका, मतलब कतर में भी इवेंचुअली मे बी, बट इनिशियली तो कतर ही जाना पड़ेगा उनको। कतर एक अच्छा सालसी का किरदार अदा कर रहा है ना, उनका एक ऑपोजिट नैरेटिव भी चलता है, अफगानिस्तान भी जा सकती है पोटेंशियली वो। खैर एक और नैरेटिव भी चलता है उनके लिए, वो उस पे आपका क्या तबसरा है? आई थिंक ऑब्वियसली देयर इज अ कर्नल ऑफ ट्रूथ उसके अंदर कि शी वाज इन्वॉल्व विद समथिंग, बट जो क्राइम जिनके उनको चार्ज किया जा रहा है वो उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने जो सजा भुगती है वो किसी क्राइम के लिए नहीं है। यानी जो लीगल फार्स है उनका सारा केस, उनकी अबडक्शंस, वो तो कोई इंसान डिजर्व नहीं करता। क्या लोग जो अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेट कर रहे थे, क्या उनको POW राइट नहीं मिलता? ये यूनिक स्टेटस, तो मैं टेररिस्ट लफ्ज़ का दुश्मन हूँ, ये बकवास लफ्ज़ है, ये एक लीगल फैंटेसी जो क्रिएट की गई है लोगों को लिम्बो में डालने के लिए। ये एक एनिमी कॉम्बैटेंट नहीं है, ये टेररिस्ट है। वो क्यों टेरराइज कर रहा है आपको? डेफिनेशन से चेंज हो जाती है। देंगे आप जिनेवा कन्वेंशन से बाहर हो गए ना, आप फिर आपकी वर्दी क्या है, आपका बैज नंबर क्या है, वह खत्म होगी बात। ये बड़ा मशवरा किया था CIA कुछ टॉप अफसरान है, डॉक्टर माइकल शोयर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर भी हैं और अब किताबें वगैरह लिखते हैं, रिटायर्ड लाइफ, उनकी उम्र भी काफ़ी बड़ी हो गई है। उन्होंने उसामा बिन लादेन कमीशन को बनाया था CIA के अंदर, PhD है वो अमेरिकन सिविल वॉर हिस्ट्री के अंदर। उनकी 2-3 बड़ी अच्छी किताबें, एक बड़ी अच्छी किताब है उसका नाम है अमेरिकन ह्यूब्रिस मार्च टुवर्ड्स हेल, इस तरह करके कोई। उसामा बिन लादेन भी उन्होंने किताब लिखी थी, बहुत उसको अकीदत की नज़र से देखते थे, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि ये मेरा रिस्पेक्टेबल एडवर्सरी है, मेरा रिस्पेक्टेबल अपोनेंट और दुश्मन मानते थे। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने रिकमेंड किया था कि इनको POW स्टेटस दें अलकायदा और तालिबान के फाइटर्स को, इनको इज्जत से ट्रीट करें। उन्होंने नहीं किया, टॉर्चर किया, इलीगल एडॉप्शंस की, विदाउट ट्रायल लोगों को होल्ड किया, उनको POW राइट्स नहीं दिए, सेक्सुअल फिजिकल टॉर्चर किया और सारा कुछ हुआ। उससे क्या हुआ? अमेरिका जीत गया, हार गया। अगर वो उन लोगों को इज्जत से ट्रीट करता तो अमेरिका जीत सकता था अफगानिस्तान में, ना कि नॉट दैट ये मेरी उम्मीद या आस है, बट एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गलत किया। इवन मॉरल तो छोड़ दो, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत किया। उनकी इस बात को रद्द कर दिया गया था।
इंस्टीट्यूट को सीआई छोड़नी भी पड़ गई थी, बहुत प्रेशर आता था कॉलीग्स से उनके ऊपर। बड़े अच्छे प्रोफेसर, अभी उनको कोशिश कीजिएगा पॉडकास्ट पे लाऊंगा उनको मैं, आपसे भी उनका रब्ता करवाऊंगा। अच्छा, वैसे टीचर भी यहाँ पढ़ाते भी हैं ना? नहीं, आपने मुझे कभी बताया था? बहुत पहले पढ़ाता था, पढ़ाते थे आप? थोड़ी देर के लिए। इसी पे मैं पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की तो फिर बहुत आप बड़ा अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। रियली अभी आप बात भी करते हैं कि खुद की उन्होंने किताब पढ़े, तो फिर ये एजुकेशन सिस्टम ही जब उसको सपोर्ट नहीं करेगा या उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगी। फिर अभी रिसेंटली एचईसी का बजट भी कट ऑफ हो गया, 65 बिलियन से 25 बिलियन हो गया ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रिसेंट बजट में। अब दुश्मन के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, दुश्मन के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आपने वीडियो देखी कभी वो जमात इस्लामी ने जो एक बनाई थी कि इंडिया में हम दिल्ली में कबाब खाएंगे, इंडियन आर्मी को हम सड़कें साफ करने में लगा देंगे? ये तो हाफिज सही साहब की नहीं, वो भी जमात दावा की नहीं, जमात इस्लामी की है वो। अच्छा, या आई थिंक सो, मे बी आई एम कंफ्यूजिंग इट, बट वो आई थिंक अच्छी रिफ्लेक्शन है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अच्छा, तो आपने डीपली चेक सारा देख ली, प्रॉब्लम क्या क्या है उसमें आपको? हम रिटार्ड हैं। नहीं, आई थिंक वही सब यार, नेशनल करिकुलम ये यार, प्राइवेट स्कूल चोरी कर रहे हैं। नहीं, पर खान साहब ने तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खान साहब ने तो भी पिछले अपने दौर में किया था कि एक करिकुलम होगा, सारा एक सिस्टम होगा। अल्लाह हो गया। नहीं यार, अच्छा वो कसूरी साहब जो है, जो बीकन हाउस के स्कूल सिस्टम के फाउंडर हैं, यूएसएड पे सारा उन्होंने अपना स्कूल सिस्टम बनाया, वो खुद पीटीआई की कैबिनेट में रह चुके हैं। क्या यार ये सब बातें हैं यार। और रिसेंट वो खलील रहमान कमर साहब के साथ बैठे हुए थे ना, वो जिसमें साहिल भाई भी थे उस शो में, तो उन्होंने कहा था हमने स्कूल सिस्टम ऐसा कर देना है कि हमारे बच्चे यार एलीट के बच्चे पढ़े। ये बातें तुम जाके आलिया से किया करो, आमना से। आलिया से, हाँ आमना से किया करो। नहीं वो फारिस का गाना है ना, वो यार गालियां ना दिया करो, ये बातें तू जाके आलिया से किया करो। वो है ना फारिस शफी का गाना। नहीं यार ऐसे ये सब नहीं यार, ये सब बकवास है यार। हमारा मसला एक ही है यार, आइडेंटिटी क्राइसिस। आई डू थिंक सो। पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव फनी है, doesn't make much sense. अच्छा, ये आइडेंटिटी क्राइसिस का जो इशू है, आपको क्या लगता है वो इसमें भी दो नैरेटिव? there is a way, there is a एक वो होता है ना, वो रिस्की तरीका होता है इंजन को स्टार्ट करने का, लेकिन वो जरूरी हो जाता है कभी। ड्यूरन लाइन खत्म कर दो, सब ठीक हो जाएगा। सीरियसली? कन्फेडरेशन, नॉट फेडरेशन, कन्फेडरेशन विद अफगानिस्तान। नहीं, बेसिकली आप बुनियादी अल्फाजों में बताएं कि क्या आइडेंटिटी है? अफगानिस्तान वो नहीं है हम इंडस वैली, सिंधु, गंदारा सिविलाइजेशन, गंगा जमनी, this is a part of our legacy, but it is not the whole, and the whole is much more connected to Central Asia and the Middle East, culturally speaking. Ethnically बेशक ना, racially ना, even though by the way, for example, आपने कभी ये narrative सुना है कि अक्सर लिबरल जो कहते हैं कि हम यहाँ के हैं, हमारा खाना यहाँ का है? not at all. ये इनफैक्ट implicatively बड़ी racist बात है। पश्तून यहाँ के, Baloch, right? Persia, they have another legacy, right? Altogether, Baloch is ancient कौम है, पर्शिया, right? पर्शियन कौमों में आती है ये बलोच, चूंकि तो जिक्र 4-4 हज़ार साल पुराना है। They are not गंगा जमनी। अटक पार किसका क्या ताल्लुक है विद गंगा जमनी? उनका क्या ताल्लुक है? So it is, फिर look at the food, समोसा, ये भी मुगल लेके आए। बिरयानी, बिरयान, to fry, the act of frying, कि प्याज फ्राई होते हैं ना उसमें, पिलाव, जलेबी, जलाबिया, all of this shit, it's not from here. पैसाम खाते हैं आप? पैसाम तो कोई नहीं खाता हम में से। हम खीर खाते हैं, डोसा खाते हैं हम, इडली, और क्या पता नहीं क्या स्टूपिड से नाम होते हैं खानों के। We don't eat any of that shit. हम कोई भी shit नहीं खाते। दुम्बा यार, दुम्बा, what is दुम्बा? जो वो बड़ी बट वाला होता है, वो उज़्बेकिस्तान से आता है यार जी। हाफ ऑफ द फ्रूट जो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान से आता है यार। आप बाबरनामा पढ़े, बाबर खुद कहता है फ्रूट यहाँ बहुत बुरा है, मैं लेके आऊंगा वहां से, शेफ्स लेके आता है वहां से, कहता है यहाँ पे एक ही फ्रूट है, बाबर कहता है वो आम है, और वो कहता है वो भी 3-4 दानों के बाद एक अच्छा होता है। अच्छा, इस पे मेरी एक, वो भी सिविलाइजेशनली हमारी जो ये चागाताई टर्किक
कल्चर है ना, जिससे उर्दू फारसी वगैरह ये हमारी लिंक्ड है, जो हमारी लिंग्विस्टिक है, ये हमारा कल्चर है। हमारे कपड़े ये हैं, हमारी आर्ट ये है, हमारा आर्किटेक्चर ये हमारी इथॉस थी हमारा। यार आप मुझे बताएं, क्या लाहौर का आदमी किसी भी ज़माने में बुखारा से महरूम रह सकता था पिछले 1000 सालों में? आप बुखारा से महरूम हैं, आप ताशकंद से महरूम हैं, काबुल और लाहौर सिनोनिमस है, पेशावर है सिनोनिमस। ये एक ट्रेवर्सेबल टेरिटरी है, ये तो सिल्क रूट है यार, ये शेरशाह सूरी का ख्वाब है जीटी रोड, ये और क्या है यार? उसी को बंद कर दिया आपने, किसके कहने पर? ड्यूरेंट, ये हजरत ड्यूरेंट, मोहम्मद ड्यूरेंट था, अहमद ड्यूरेंट था, शाह ड्यूरेंट बरेली या शाह ड्यूरेंट थानवी, कौन था ये? घोड़ा अफसर था यार, बस मर गया, मरखब के जहन्नम में होगा, छोड़ो उसको, अब ड्यूरेंट लाइन खत्म करो। ये ज्योग्राफिकली मैनेजेबल नहीं है यार, उस पर बाढ़ लगाएंगे, आजा साहब के ज़माने में बाढ़ लगाएंगे, इसके ऊपर बाढ़ लगेगी, बाढ़ लगी, आज तक हेरोइन आ रही है, हेरोइन जा रही है, असला आ रहा है, असला जा रहा है, बद्दे आ रहे हैं, बद्दे जा रहे हैं। ये ज्योग्राफिकल वो है, फैंटेसी है। शादियों है ये लोगों की यार, आधा खानदान वहाँ है, आधा खानदान यहाँ है। बलूचिस्तान सिस्तान ईरान में भरा है बलूचिस्तान से, बलोची वहाँ ज़्यादा रहते हैं यार। आई वुड इवन से कि सऊदी अरेबिया और कतर और बहरीन में कितने बलोची रहते हैं, मैं मिला हूँ यार, वो अरबी बोलते हैं, बेसिकली अरब, बट यार बलोच, कितने हज़ारों सालों का ये ताल्लुक है उस एरिया का। आप मकरान कोस्ट में चले जाएं, कितना रिलेशनशिप है उनका ओमान के साथ और गल्फ के साथ, उनकी लुक्स डिफरेंट। क्या मकरानी लोग इंडियंस हैं? जो मकरान कोस्ट के लोग हैं, दे इंडियंस? गंगा जमनी है यार, ये अकल के खिलाफ है, ये बुनियादी इंसानियत के खिलाफ है, एक बड़े धारे में सबको पेंट कर देना। और इस कल्चर की जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो साउथ से लेके सेंट्रल एशिया के टॉप तक जाती है, वो एक ही कनेक्टिव टिश्यू है, वो इस्लाम। और वो इस्लाम का एक पर्टिकुलराइज्ड कल्चर है जो हनफी है, विच इज हनफी। इसको कौन मानने को तैयार है? इल्मी किताबी गैंग सब नाराज हो जाएगा इस बात से, सारे आपके। इट इज अ हनफी कल्चर, इट इज अ हनफी आइडेंटिटी। पर्शियन से उसके साथ लिंक है, टर्किक के साथ उसके लिंक्स हैं, उर्दू उसका एक बाय प्रोडक्ट है, उसकी एक दीवान है ऑफ पोइट्री, उसके प्लेज हैं, उसका एक लिबास है हमारी कौम का, कुछ कलर्स हैं जो हमारे बड़े पेट कलर्स हैं, उसका एक आर्किटेक्चर है, उसके फूड के उसके आर्किटेक्चर के मोटिव्स हैं, थीम्स हैं, उसके फूड का एक डिज़ाइन लैंग्वेज होती है ना, कुछ उसकी फूड की डिज़ाइन लैंग्वेज है, मीट के इर्द गिर्द वो सेंटर करता है। आप इसको नहीं बदल सकते आप डीएनए को। हाँ, पंजाब में थोड़ा बहुत, सिंध में है हमारा यार कुछ कॉमन, बट तो ठीक है ना, उल्टा रख जाओ यार। अच्छा, इस पे मैंने एक और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में इतनी सारी एथनिसिटीज हैं, तो इनको एक अकीदे की बुनियाद पे ये क्या, ये कितना इजी यार, कितना घटिया किस्म का, एक अकीदे की बुनियाद पे आप उनको आप कौम नहीं बना सकते। अच्छा, तो फ्रांस में कौन सा वाला सेकुलरिज्म है? फ्रेंच आइडेंटिटी है ना जिसके वो जुड़ते हैं जी, निकाब उसमें नहीं, हालांकि सेक्युलर आइडेंटिटी के अंदर निकाब होना चाहिए ना जी जी, वो भी कुछ मजबूरी है। यू हैव टू बी फ्रेंच टू बी, फ्रांस इज फॉर द फ्रेंच एंड पाकिस्तान इज फॉर द मुस्लिम्स। बस इतनी सी बात है। असली में मसावी शहरियत वाला मसला बहुत बड़ा है। हमारी शरीयत है नहीं ऐसी कोडिफाइड कि ये 10 बुलेट पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की शरीयत वसी ट्रेडिशन है जी, इट्स नॉट लाइक दिस। मसावी शहरियत ये इक्वल एंड सेम सिटीजन है, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। क्या आप इक्वल एंड सेम सिटीजन होते हैं अमेरिका में जाके? इट्स नॉट पॉसिबल यार। फिर वो इंजीनियर साहब का भी आर्गुमेंट आ जाता है कि शरीयत किसकी शरीयत, शरीयत मतलब कि हनफियों का इस्लाम नाफिज होगा, बरेलवियों का नाफिज होगा, देवबंदियों का, वहाबियों का। और बताएं, गांधी साहब ने तो कह भी दिया कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म इस्लाम के करीब तरीन निजाम है। हाँ जी, हाँ, जिधर होते हैं वो कह देते हैं वो यार, वो ज़्यादा कहते हैं शरीयत का निफाज जो है वो अवलिन फरीज़ा में से नहीं है, जरूरत ही नहीं इस चीज की। इस्लाम के दुश्मन जो है वो निफाज करें कानून का, उनको इजाजत होनी चाहिए यार। ये अकल के खिलाफ है यार। इंसानी तकाज़े, आप अपनी कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, कानून बनाएंगे, खुद बनाना है खुद बना लें, डिवाइन इंस्पिरेशन लेने, डिवाइन इंस्पिरेशन ये तो ठीक है, ये कर लेते हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि करते हैं। और यहाँ पे डोमिनेंट हनफी मजहब ही होगा। अच्छा, अब ये बात बड़ी चुभती है और चिढ़ते हैं बड़े हमारे अहले हदीस भाई, बट दिस इज अ फैक्ट यार, दिस इज अ फैक्ट।
हनफी तो ज़्यादा पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहते, आपको नहीं लगता? देवबंदी ज़्यादा पॉलिटिक्स, हनफी में वैसे दोनों ही आ जाते हैं हनफियत में। आई थिंक अगर देवबंदियों की और बरेलियों की पाकिस्तान में रिकन्सिलेशन हो जाए, इंडिया पाकिस्तान जी। बांग्लादेश में, तो उम्मत का बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत भला होगा इस उम्मत का, बहुत भला होगा इस उम्मत। दिस इज अ साइजेबल पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में, साइंस की फील्ड्स में लीड कर रहे हैं, इनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, अरब फिनिश हो चुके हैं। हमारी ये साउथ एंड सेंट्रल एशियन एक ब्लॉक, इसको बनाना पड़ेगा, ज्योग्राफिकली सेंस बनाता है, इकोनॉमिकली। यार इस एक्सेस के थ्रू आपको रूस तक एक्सेस मिल जाएगा मार्केट का, गैस का, ऑयल का, डॉलर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये इनेविटेबल फीचर है। और तारीखी तौर पे ये दोनों एरियाज कभी सेपरेटेड रहे ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन हिस्ट्री जहाँ अफगानिस्तान और जो खैबर इसको कहते हैं आप, ये बलूचिस्तान, ये अलग चीजें थी। इट्स नेवर बीन, ड्यूरन लाइन हैज नेवर बीन अ डिमार्केटिंग लाइन, इट्स एन इमेजिनरी लाइन। अच्छा, इसमें अमान भाई एक बुनियादी सवाल ये आता है कि शरीयत का नफाज करना है, ठीक है, करना है, पर करना कैसे है? एक तो कैसर भाई का मॉडल है, रिवाइवल करना है डेमोक्रेसी के जरिए ही, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। फिर खालिद साहब का भी एक मॉडल है, फिर साहिल भाई का मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन रेवोल्यूशन आना है। मुझे ये पता है कि आप पहले आइडेंटिफाई तो करें शरीयत की रुकावट के लिए कौन खड़े हैं, पहले ये तो आइडेंटिफाई करें। और दूसरी चीज वही जो डेमोक्रेसी के लिए रुकावट, बस आप करें ना, मैंने तो नहीं कहा कौन है, आप करें। और दूसरी चीज इस पे काम तो करें, इसके मॉडल्स तो डेवलप करें। वो काम तो एकेडमिक काम तो लैकिंग है ना, एकेडमिक काम तो लैकिंग है ना। अब अकेले मुझे तक उस्मानी ने सारे मईशत के सवाल रिजॉल्व करने हैं, तो अगला नहीं पैदा होगा। वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन एकेडमिक्स, लिबरल आर्ट्स के ऊपर, फलसफे के ऊपर, इस्लामिक साइंसेस के ऊपर। साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल साइंसेस बहुत जरूरी है, बट थोड़ा आर्ट तो समझे थोड़े कुछ हो ही नहीं रहा ना। आर्ट अप्लाइड भी और लिबरल आर्ट्स भी थोड़ा सा ध्यान दें, फलसफे, मंतक, पॉलिटिकल साइंस चीज़ों को ध्यान दें। ये हमें करना होगा, हमें री इमेजिन करना होगा अपनी जो ड्रीम है इस्लाम की, पर फलसफे इस निज़ाम में, आज के दौर में इसको कैसे हमने ब्रेक करना है। और हम थर्ड पार्टी ही हैं, हम ग्लोबल थर्ड पार्टी हैं, हम डायलेक्टिक का हिस्सा नहीं हैं। लेफ्ट और राइट डायरेक्ट में हम ये मिस्टेक है जो कैसर भाई वगैरह मेक करते हैं कि हम राइट विंगर नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम इस डायलेक्टिक का हिस्सा ही नहीं है, हम नहीं इसमें शामिल, हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई में नहीं शामिल। हमारा तो प्रिंसिपल इख्तिलाफ है आइडियोलॉजी के साथ। हमारा एनालिसिस जो है, कैपिटलिज्म एंड मार्क्सिज्म आर बोथ मटेरियल क्रिटिक्स ऑफ मटेरियल आइडियोलॉजीज of how to organize resources, right? हमारी मईशत तो है ही नहीं, हम तो प्रिंसिपल इसको देखते ही नहीं है ऐसे। हमारा परसूट मटेरियल परसूट है ही नहीं, हम तो प्रिंसिपली, हम तो एपिस्टेमोलॉजिकली डिसएग्रीमेंट में, हम इस डायलेक्टिक का हिस्सा नहीं है। इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, हम इससे सीख सकते हैं, बोरोइंग ऑफ आइडियाज हो सकती है, लेकिन हम इसका पार्ट नहीं है। हमारे करीब तरीन कैथलिक्स और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ये मेडिटेरेनियन के, इटली, स्पेन, पोर्चुगल के और रशिया वगैरह के, ये हमारे करीब तरीन सोचते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे, और ये भी हमारे से बहुत दूर है, लेकिन ये करीब तरीन है। हम थर्ड कॉलम है, फिफ्थ कॉलम, व्हाटएवर। वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, नॉट बाय कि हम कोई कम है या कोई हम तादाद में नहीं सही, हम आइडियोलॉजिकली इनसे डिटैच्ड है, वेरी डिफरेंट। हम डिवाइन रेवलेशन में मान रहे हैं ना यार। हमारी इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट इज द ऑप्टिमल आउटकम, इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ मोरालिटी, कि व्हाट इज राइट मस्ट हैपन, बस वहीं खत्म होगी बात। हमारे यहाँ लेबर, अब कुछ चीज़ें कॉमन है, मार्क्सिज्म में भी आइडिया है कि जो है लेबर वैल्यू ड्राइव करती है, लेकिन वही लिमिट होगी मार्क्सिज्म का एनालिसिस, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। मटेरियल एनालिसिस है, हमारा मटेरियल एनालिसिस नहीं है। हम मेटाफिजिकल लेंस से दुनिया को देखते हैं, गॉड है, फरिश्ते हैं, चिन्ह हैं, अंबिया हैं, वही है। अब ये सारी गेम चेंज होगी ना यार, बहुत डिफरेंट है हमारा वर्ल्ड व्यू। हम ये यूजुअली को नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी शक्ल में बर्दाश्त नहीं करते हम सूद। चले हमें जड़ से इसको निकालना पड़ेगा, अगर जड़ से नहीं निकालेंगे तो हम नहीं पार्टिसिपेट करते। हाँ, इस गिवन सिस्टम के अंदर अगर पार्टिसिपेट करना है तो फिर डायलेक्टिक में एंगेज करें और अपनी करें आप शोबदेबाजियाँ और सारा कुछ, वो सब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, लॉन्ग टर्म में कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं लेके आएंगे।
अच्छा इससे निकल के एनालिसिस करना हमारा काम है, अपने आप को एक्सट्रिकेट करना। और अगेन इंसान ज़मान और मकान का कैद होता है उसकी आइडियोलॉजीज, तो ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसेस आएंगे, लेकिन वी हैव टू राइज अबव दिस, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। Islam has nothing to do with this dialectic. It cannot be allowed to influence Islam. Islam must influence it. ये मैक्सिमम एक्सेप्टेबिलिटी है, वन वे रोड है, टू वे नहीं है भाई। इस डायलेक्टिक, ये डायलेक्टिक नहीं डिक्टेट करेगा, एम्पेरिसिज्म नहीं डिक्टेट करेगा कि इस्लाम में क्या बिलीफ सच्चे हैं या क्या गलत है। इस्लाम एक ट्रूथ एविडेंट इनटू इटसेल्फ है। इट इज नॉट अ टूल ऑफ वो साइंस की तरह एक उलूम में से एक इल्म नहीं है, इट इज दी इल्म जी। उसके बाद फिर सारी बातें होंगी, इत्तबा है, फिर बाकी जो उलूम है आपके पास उनको इस्तेमाल कर लें, आपको हर्ज नहीं, पहले इत्तबा होगा। ये हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है इस्लाम का। एंड दोज हु डू नॉट सब्सक्राइब, वो कैसे मसावी शरीयत इख्तियार कर सकते हैं सर? हमारे वो अगर आप ईसाई हिंदू को ज़िम्मियत दे दें, उनको वो स्टेटस दे दें, तो यहाँ पे उनका एहतराम बेहतर होगा। इक्वल एंड सेम इज एन अब्सर्ड। यार वेस्ट जो कि एपेक्स पे है लिबरल डेमोक्रेसी, वो नहीं अचीव कर पाया, ये इम्पॉसिबल है यार। इमिग्रेशन की एक्सपेरिमेंट कर ली उन्होंने स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, यूके में, इट्स फेल्ड मिजरेबली यार, इट्स फेल्ड मिजरेबली। पाकिस्तानी कम्युनिटीज को देखो, बंगाली कम्युनिटीज को देखो, इंडियन कम्युनिटीज, सोमाली, सुडानी, दे हेट ईच अदर, द वाइट्स हेट देम। कहते हमारा मुल्क खा लिया इन्होंने हमारे से, उनमें क्राइम्स होते हैं, गेटोस बन जाते हैं, नहीं पॉसिबल। जो सबसे अच्छी चीज़ हमने अचीव की ना मुसलमानों ने, वो मोज़ेक सोसाइटी है ऑटोमन एम्पायर की। अपने अपने मोहल्लों में रहो, अपनी अपनी प्राइवेट फैमिली लॉ प्रैक्टिस करो, इसारों को बराबर कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या यार, इस्लाम नहीं चाहता सारे बराबर हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है यार। मैं अपनों में रहना चाहता हूँ, यहूदियों में रहना चाहते हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में रहना चाहते हैं, कैथलिक मोहल्ले में रहना चाहते हैं, वनीशियंस में रहना चाहते हैं, हिंदू में रहना चाहते हैं। ये कौमें हैं यार, मजहब है हमारे, अलग करो लोगों को, रहने दो उनको उस तरह से। ये एक सेक्युलर डेमोक्रेसी का जो विजन है कि सारा को इकट्ठा कर दो, जम्बलाया बनाओ, ये बड़े शहरों में पॉसिबल होता है। सिर्फ जो होती है ना, जो कॉस्मोपॉलिटन सेंटर, इस्तांबुल हो गया, पेरिस हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, तजारत के लिए सब इकट्ठे हुए थे इंसानों के लिए। लेकिन फिर आप मोहल्ले निकाल लेते, ये मेमन मोहल्ला है। अब ब्रॉन्क्स में जाकर रहते हैं, वाइट्स नहीं रहते हैं यार, ब्रॉन्क्स में काले रहते हैं न्यूयॉर्क में, दैट्स सिंपल रूल। जो काले दूसरे सूबों से आते हैं अमेरिका के, वो ब्रॉन्क्स में नहीं रहना चाहते, कुछ उनका कल्चर डिफरेंट है। कॉस्मोपॉलिटन शहरों के अंदर कॉपरेशन की हद तक ही होता है, लेकिन रिहाइश और एक्टिविटीज और खान पीन, रहन सहन, मजहबी प्रैक्टिस, वो अपने अपने मोहल्ले होते हैं इनके। न्यूयॉर्क में भी अब जैक्सन हाइट्स में सारे हलाल खाने हैं आपके न्यूयॉर्क के अंदर। जैक्सन हाइट्स गिरा दूं या उसमें KFC वाड़ दूं, एक पिज़्ज़ा की दुकान वाड़ दूं, कि जबरन कुंबा या गेट अलोंग एवरीवन, नहीं यार, ये बुलशिट है यार, दिस बुलशिट। बुनियादी जिनोफोबिया इंसानों के अंदर होता है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अदर्स लो होता है हमारा थ्रेशोल्ड, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इन ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं, इस्लाम भी कहता है ठीक है इन ग्रुप के साथ रहो, प्राइवेट फैमिली लो, तुम्हारा अपना है, स्टेट का निज़ाम इस्लाम है, दो हमारा टैक्स इस दिमियत का, तो हमारी जिम्मा हो। फिर चुतराहट देखना आप उनकी, ठाट बाट देखना उनकी, भाई ये मजहबी जिम्मा होगा, लोगों की ट्रेनिंग होगी ये कि तुमने उनकी हिफाजत करनी है। अभी क्या ट्रेनिंग है, ये आ गए ने साढ़े दफ्तर, ये साढ़े को ला के बह गए साढ़े लंगर तक, यही कुछ बातें होती है सही के बारे में, किसी ने खाना। वो क्यों ठोस रहे हो उनको इकट्ठे इंसानों को? किसने कहा कि ये कोई अच्छी चीज़ है इंसानों को इकट्ठे जबर से किया जाए, जबर से किया जाए? कोई रेफ्यूजी है यार, वो अलग बात है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है, आपने उनको होस्ट करना है, वो अलग बात है। सोशल इंजीनियरिंग नहीं हो सकती इंसानों की, कौमों की, खिचड़ी पकती है, खिचड़ी ही पकती है। सम्मान भाई काफ़ी आपने टाइम दिया, आखिरी सवाल करता हूँ आपसे। हाँ, कि यूनाइट कैसे करेंगे? ये तो सारी इल्मी शहवत की बातें हुई, हाँ। आपने आसान अल्फाजों में बताना है कि मुसलमानों को यूनिटी कैसे आएगी। और जबकि आज के भी जैसे कैसर भाई वीडियो बनाते हैं अहले सुन्नत वल जमात, आपस में लड़ाइयाँ, अहले आपस सुन्नत, में कुफर के फतवे, अहले सुन्नत नहीं, कुफर के फतवे नहीं, ये इन्होंने अच्छा एहतराम किया सारों ने। अली भाई ने एक बहुत अच्छा कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक कुफर के फतवों पर रोक लग गई है, और उसमें अली भाई बहुत मेजर लीडर है कि उन्होंने उसमें शीशा पलाई दीवार की तरह उन्होंने कहा कुफर का जो फतवा लगाएगा ना उन्होंने फाड़ दो, गिच्ची में रोड दो। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक उम्मत में खाता खुल गया था अनफॉर्चुनेटली, कब कैसे किधर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता,
लेकिन ये खाता बड़ा ख़तरनाक है। ये उम्मत का ये खेल नहीं एक्सेप्टेबल हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है। अली भाई ने बहुत मेहनत की, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए इसका। और इसमें ये भी रिस्पेक्ट है कैसर भाई और इस तरह के लोगों की कि वो इसके डिकोरम को मेंटेन करते हैं। आप गुस्ताखी, इल्मी बददियानती, हर किस्म के इल्ज़ाम लगाओ दूसरे पे। बहस है ना, बहस में वैसे में चलता है। मैं कहता हूँ, मैं तो बड़ा फ्री स्पीच में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। मुझे केवल मुनाजरे ठीक लगते हैं, करो। वायलेंस की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कुफरबाजी, फतवाबाजी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये मसला कि क्या स्टेट इन्फोर्स कर सकती है तकफीर को कि वो मना कर दे, इसमें भी मेरा इख्तलाफ है। स्टेट को होना कि जो आके बताएगी कि तकफीर है कि नहीं है, फतवा है ना, एक ओपिनियन है। असल में उसकी कॉन्सिक्वेंस खतरनाक है कि कत्ल व गारत शुरू हो जाती है। तो ये एक डिबेट है कि वेदर नॉट ये ओपिनियन देना भी बहुत बड़ा मसला है कि नहीं है, इसमें भी डिबेट हो सकती है। अगर ये थोड़ी सी इल्मी शहर वाली बात है, एक इशू है। बट बेस यूनिटी अगर बिल्कुल पेंडू जगह तरीके से कहनी होना, वी हैव टू गेट अलोंग। सिंपली पुट, वो किसी का मसलक छेड़ो मत, अपना मसलक छोड़ो मत वाला फिलॉसफी करनी पड़ेगी और हनफियत को यूनाइट करना पड़ेगा। वही लीड करेगी साउथ एशिया में। नंबर्स है ना, सिंपल नंबर्स हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, लेगेसी है उसकी। दे हैव टू यूनाइट। पहले दीज सल्फी टाइप जो लोग हैं वो आटे में नमक बराबर है जी, जमाती टाइप के, तंजीमी इस्लामी टाइप के, ये लोग कितने हैं यार, लाखों में होंगे। बट जो मिलियंस है इधर की पॉपुलेशन, वो सब अहले तशीह हज़रात को ईरान के साथ अपनी लॉयल्टीज़ को ख़त्म करना होगा, अपनी रिलीजियस एफिलिएशन को। एक तो मेरे इसमें जनरल मसला भी है कि जो ये अकीदा है वलायतुल फ़क़ीह का, ये फ़िक़्ह जाफ़रिया के बुनियादी तौर पे ख़िलाफ़ है, उसको प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है ये, इनका प्रिंसिपल अभी है। और दूसरा, यहाँ पे हिंदुस्तानी मिजाज में अमन है, एक्सेप्टेबिलिटी है, बाकी उम्मत की बनस्बत देखें बहुत बेहतर हाल में हम रहते हैं, दूसरे को अच्छा सलूक करते हैं, पड़ोसी हैं, अहम ओहदों पे आने देते हैं। शिया मजालिस, मसाजिद, हुसैनिया जो उनके होते हैं, वो जहाँ पे उनके फंक्शन प्रोग्राम होते हैं, हम बनने देते हैं। हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज, हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट आ सकते हैं, हमारे भाई हैं सब, हम सब मुसलमान हैं। बट इट इज़ ऑन द बिहेस्ट ऑफ द सुन्नी पॉपुलेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। So they have to accommodate for the Sunni population. You see, एक मेजॉरिटी को आप नहीं छेड़ सकते, तंग नहीं कर सकते, आप नमाज फ़िक़्ह जाफ़रिया नहीं डिमांड कर सकते। प्राइवेट फैमिली लॉ हर बंदे की अपनी होगी, हर फ़िक़्ह की अपनी होगी, तो ये इख्तलाफ कभी नहीं ख़त्म हो सकता। जहाँ पे कितनी डेंस टेक्निकल डॉक्यूमेंट होगी, कुरान जैसी और हदीस की लिटरेचर कैनन जैसी, तो वहाँ पे डिबेट की गुंजाइश होनी चाहिए। स्टेट लॉ मोटी मोटी होनी चाहिए, मॉरल लॉज होनी चाहिए मोटी मोटी। सही। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल हमें स्ट्रक्चर नहीं सूट करेगा अगर हमने इत्तेहाद करना है। इजराइल की कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, मतलब कोई बुनियादी चीज़ों पे इत्तेहाद कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट, मुझे वो तकरीर है फाउंडिंग मेंबर्स की, कोई डॉक्यूमेंट तरात से ऊपर नहीं होगा। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन भाई जी, बढ़िया गल्लां होंदियां। यू कैन मेक रूल्स, यू कैन मेक रेगुलेशंस, यू कैन हैव प्रेसिडेंट्स इन कोर्ट्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारी तरात है। अब वहाँ LGBT भी हो गया, सब उन्होंने उल्ट कर दिया, पास कोई नहीं रखा अपनी किताब का, लेकिन प्रिंसिपली ईथॉस उनकी क्लियर है, आइडेंटिटी क्लियर है। क्राइसिस में नहीं आपको नजर आते वो। उनका एथियस्ट जू भी है, वो कहता है नो आई एम ए जूइश सिटीजन, वो इजराइल में रहता है। सो आप मुस्लिम सिविलाइजेशन को नहीं, आपकी साउथ एशियन या सेंट्रल एशियन, मुस्लिम, हनफी, ये जो भी आपकी आइडेंटिटी, उसको आप स्केप नहीं कर सकते। एथियस्ट भी होगा, यहीं रहेगा as long as he subscribes to the laws, फिट है, जाओ सब रहे। मुझे लगता है फ्री स्पीच पे बड़ा काम करना, अगर एक इमीडिएट काम करना ना, सारे मजहबी, सारे लिबरल को बिठाओ कि यार फ्री स्पीच पे इत्तेफाक कर लो, सिर्फ 2 चीज़ें मना है। मुझे अब तक 2 चीज़ों की समझ आई, उलमा बेहतर बताएंगे। फहाशी, ये चीज़ बिल्कुल सिरे से नहीं अलाउड, यानी कोई भी पोर्नोग्राफिक सेक्सुअल मटेरियल और यहाँ करना, औरतों का जिस्म दिखाना, ये कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज़ वो है ब्लेसफेमी, बस। बाकी हर चीज़ खोल दो, इसने जो डिबेट करनी करे, इसने जो चीज़ करनी है, और एक सिविल प्रोटेक्शन हो। लेकिन ये सब बातें तब की जाए जब यहाँ पे एक सिविल यूनिफॉर्म कोड हो, कानून हो। सिविल यूनिफॉर्म कोड में गलत करी जाती, कानून की एक अक्रॉस द बोर्ड एक एप्लीकेशन हो, वो टाइम लगेगा। चले अमानुल्लाह भाई, शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।